everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, बिल्कुल मस्त। तो आज तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए आप सब। आखिरकार आज हमारी भैया पैटर्न सीरीज़ का लास्ट डे है, जहां आज हम देखेंगे हमारी फैंग मैंग जैसी बड़ी कंपनीज में पैटर्न से रिलेटेड, मतलब जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, कि हमें लगता है कि पैटर्न्स तो कोई नहीं पूछता भैया कंपनीज में, कि उन पैटर्न से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फैंग मैंग हुई, उनमें इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शुरू करें। सो वेलकम टू डीएसए की बैठक। तो आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटू सा रिकैप ले ले अपनी इस पैटर्न सीरीज का, अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। जी हाँ भैया, बिल्कुल। तो भैया हमने अब तक कवर किया है अपने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के पैटर्न्स। हमने अब तक अप्रॉक्स 25+ पैटर्न्स कवर कर लिए, और एक एक हमने खुद करके देखा था भैया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने पैटर्न हलवा रेसिपी के थ्रू वो सारे पैटर्न्स करे थे। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी पैटर्न इजी से इजी और हार्ड से हार्ड, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न हमने चुटकी बजा के सॉल्व करना सीख लिया था, बिल्कुल एक ही तरीके से, बिना किसी रिलेशन और फॉर्मूला और डेरिवेशन इन सब के झंझट में पड़े बिना। ठीक है। तो ये था हमारा रिकैप। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक टीजर और ले लें। टीजर भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा टीजर इस पैटर्न सीरीज का, हमने किस टाइप के पैटर्न्स अपनी सीरीज में कवर करे हैं। आज है बारी हमारे इस लास्ट टाइप के पैटर्न की। तो शुरू करें? जी हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे पैटर्न्स का ज्ञान, जो हमें हमारे बाबा ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया था, जिसको हमें हमेशा पता होना चाहिए, कोई भी इजी या फिर हार्ड कैसा भी पैटर्न सॉल्व कर रहे हो, हमें हमेशा पता होना चाहिए बाबा का वो ज्ञान जो उन्होंने दिया था। तो अगेन आज मैं आपको वो दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आप में से किसी को ना पता हो या फिर मिस कर दिया हो, तो हमारी इस पैटर्न सीरीज को ही देखना, हमारी लेवल 1 की वीडियो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी पैटर्न्स हलवा रेसिपी, जिसकी आज दोबारा ज़रूरत होगी। जिसकी आज क्या, हमेशा कोई भी पैटर्न कर रहे हो उसको हलवा कैसे बनाना है, हमारे नवन भैया ने जो बताया था उनकी हलवा पैटर्न रेसिपी। तो अगर वो भी मिस हो गई हो तो उसको भी चेक करना है। ठीक है, वो भी हमने कवर करा था अपनी लेवल 1 की वीडियो में। तो आगे मूव ऑन करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन से, जो हमने दिया था अपने लेवल 3 के एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स पैटर्न सॉल्व करते टाइम। लेकिन भैया अब आप सब कह रहे होगे, हमें ये भैया आपने कॉम्प्लेक्स और एडवांस पैटर्न्स में क्यों रखा है, इस बात पे डाउट है। क्योंकि हमने तो उसको चुटकी बजा के 2 मिनट में ही कर दिया। लेकिन अभी रुको, एक सेकंड पहले मुझे बताओ, आपने इस पैटर्न को कैसे सॉल्व किया? कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया था क्या? मतलब 2D एरे, कुछ एरे वगैरह कुछ यूज करी थी क्या? जी हाँ भैया, बिल्कुल। तो बेटे आप हो सब लल्लू। आपको अब मैं कहता हूँ, अब देखो क्वेश्चन हलवा नहीं लगा था ना, मतलब हलवा लगा था। अब देखो, अब बताता हूँ इसको कॉम्प्लेक्स और एडवांस। अब आपको कोई स्पेस यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे अब तक हम सारे पैटर्न्स प्रिंट करते आए ना, यूजिंग लूप्स, बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है। अब बताओ, अब करो। इधर वीडियो को पॉज एक बार और ट्राई करो। सो होप आप सबने इसको खुद से एक बार ज़रूर ट्राई किया होगा। तो इसका सॉल्यूशन तो वैसे हमने अपने कोड बैठक के डीएसए की रेपो में अपलोड कर ही दिया था, लेकिन फिर भी आप में से अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो या फिर डाउट हो, तो आज चलो शुरू करते हैं। देखो, इस पैटर्न में जो शायद आप सबको प्रॉब्लम आ रही होगी वो यही है कि भैया कब डिजिट्स कैसे प्रिंट हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा। आपकी हलवा रेसिपी भी हमने फॉलो करी, लेकिन फिर भी उससे समझ में नहीं आ रहा कि डिजिट्स कैसे प्रिंट करें, तो वो नहीं आ रहा। लेकिन अगेन इस चीज़ पे मैं एक बात कहूँगा कि एक बार ध्यान से इसमें अब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो, कुछ पैटर्न सा कुछ निकल रहा है क्या? कुछ चीज़ों को इसमें हमने ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या जितने भी हमें क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी आज हमें अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, जब ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहला पॉइंट, हमारी पैटर्न हलवा रेसिपी का स्टेप 1 क्या होता है भैया? सबसे पहला स्टेप होता है भैया, फाइंड आउट करो रोज कितनी होंगी हमारे पैटर्न में। तो ठीक है, n = 5 के लिए देखते हैं कितनी रोज है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि भैया साफ साफ पता चल रहा है कि इधर तक तो 5 हो गई, और इधर कितनी हो गई 4। तो मतलब कितनी हो गई हमारी, अगर जनरली बात करें तो 2 × n - 1, क्योंकि देखो इधर तक तो 5 हो गई हमारी, और नीचे क्या है, एक कम है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। स्टेप 2 क्या होता है हमारी रेसिपी का? स्टेप 2 होता है भैया, फाइंड करो कि एक पर्टिकुलर रो में हमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, क्या क्या टास्क करने हैं। तो भैया कुछ नहीं, हमें सिंपली डिजिट्स प्रिंट करनी है। ठीक है, ये भी पता चल गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या होता है, उनको कर लेना। अब भैया कैसे करेंगे वो नहीं पता, अभी रुको, देखो कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ स्टेप, कि भैया नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन करते हैं और लाइन चेंज करते हैं। इसमें कुछ लग रहा है कुछ प्रिपरेशन होगी? नहीं भैया, इसमें डिजिट सारी कांस्टेंट है। कितनी कांस्टेंट है?
मतलब हर रो में सेम डिजिट प्रिंट हो रही है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट हो रही है। अगर पहली रो की बात करूं तो उसमें कितनी प्रिंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब भैया वही हो रहा है 2 × n−1, मतलब हर रो में। एक तरह से ये क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर ही तो बन रहा है, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ इस तरह का है। तो मतलब जितनी रोज है उतनी कॉलम्स है, तो हर रो में कितनी डिजिट्स प्रिंट होनी है, 2 × n−1 ही हमें डिजिट्स प्रिंट होनी है। तो इसमें भैया ऐसी कोई प्रिपरेशन भी होगी नहीं होगी, बस सिर्फ हमें क्या है, एक नेक्स्ट लाइन चेंज करनी होगी। तो चलो पहले इतना कर लेते हैं, चलते हैं अपने आईडी पर। तो देखो ये आ गए हमने बैठक 9 पैकेज के अंदर और अपना पैटर्न 28, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। भैया मेन चीज वो बताओ कि डिजिट्स कैसे प्रिंट हो रही है। अरे उस पे भी आएंगे यार, पहले जितना अभी देखा उतना तो कर लें। तो सबसे पहला काम इनपुट लेना, तो हमने लिया न्यू स्कैनर system.in, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमने एक n नाम का वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट ले लिया sc.nextInt, ठीक है। सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड करो कितनी होंगी पैटर्न में। तो भैया अभी हमने देख लिया कि इनपुट के अकॉर्डिंग अगर इनपुट मेरा n = 5 है तो मेरी 9 रोज थी, मतलब 2 × n−1 होंगी मेरी टोटल रोज। तो 2 × n−1 से इनिशियलाइज करा टोटल रोज को। अच्छा, अब डिजिट्स कितनी प्रिंट करनी है उसका ट्रैक रखने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो हर रो में मुझे कितनी डिजिट प्रिंट करनी है, 2 × n−1 ही है, ठीक है। हर रो में पहली में भी वही उतनी डिजिट्स हैं, दूसरी में भी सारी रोज में उतनी डिजिट्स हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया डिजिट्स नाम का, उसमें रखा है 2 × n−1, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, आउटर लूप जो कितनी बार चलता है, मेरी जितनी पैटर्न में रोज होंगी, ठीक है। तो फॉर इंट रो इक्वल टू 1 एंड रो की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू टोटल रोज, क्योंकि हमें पता था क्या, हमारे बाबा ने हमें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ज्ञान दिया था कि आउटर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड इनर लूप रन्स फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम क्या भैया, एक ही काम करना है हमें, टास्क जो परफॉर्म करने, डिजिट्स प्रिंट करनी है, उसका हमने ट्रैक रख रखा है कि एक रो में कितनी डिजिट्स होंगी, किसमें, डिजिट्स नाम के वेरिएबल में। तो मैंने लिखा फॉर इंट कॉल इक्वल टू 1, कॉल की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू डिजिट्स, एंड कर दिया हमने कॉल को इंक्रीमेंट, ठीक है। और हमने इधर सिंपली क्या प्रिंट कर दी, डिजिट वैल्यू जो प्रिंट करनी है। कहाँ करी भैया आपने, अरे ये समझ लो अभी कर ली, अभी देखते हैं क्या करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है, हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, वो होता है हमारे नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो देखा जाए इसमें तो देखो जितनी डिजिट्स फर्स्ट रो में है उतनी सेकंड, उतनी थर्ड, उतनी सारी रोज में, तो ऐसी कोई प्रिपरेशन तो करनी है नहीं। लेकिन हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ज़रूर लाना है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर इधर मैं स्टार रख दूं तो क्या होगा, वही एक तरह से स्टार प्रिंट हो जाएंगे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अगर मैं इनपुट दूं n = 5, तो देखो वही स्टार प्रिंट हो गए जैसे ये था, ठीक है। अच्छा अभी लग रहा होगा कि भैया नहीं है, तो देखो स्पेस सेपरेटेड कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखो वही पैटर्न है जो ये था, ठीक है, बस इसमें स्टार है डिजिट्स की जगह, लेकिन हमें स्टार थोड़ी ना प्रिंट करने। वो बताओ भैया डिजिट्स कैसे प्रिंट हुई हैं, मेन तो वो है। तो चलो उसे देखते हैं। चलो मैंने आपसे कहा था कि एक एक डिजिट को अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो कुछ पैटर्न सा लग रहा है कि उधर वो आई है तो कुछ पैटर्न दिख रहा हो। तो अगर आपको नहीं मिला तो देखो अब मिल जाएगा। देखो कंसीडर करते हैं ये 2, ठीक है, ये 2 कैसे आया होगा। मेरे को बताओ इस 2 का ऊपर मैं देखूं टॉप से कितना डिस्टेंस है और बॉटम से कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस, ये क्या कह रहे हो भैया, डिस्टेंस का मतलब ये बताओ कि कितनी मेरी रोज है या फिर कॉलम्स है। मतलब कंसीडर करो कि रो या फिर कॉलम मेरी क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। देखो मतलब इन शॉर्ट बताऊं, अगर ये 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस 2 की बात कर रहे हैं, तो इस 2 की बात करते हैं। तो अगर मैं कहूँ इसका टॉप डिस्टेंस बताओ, टॉप डिस्टेंस का मतलब इसके ऊपर कितनी रोज है। तो भैया अगर इस 2 के ऊपर काउंट करूँ तो मैं देखो 1 2 3, 3 रोज है, टॉप डिस्टेंस क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं कहूँ अब इसका बॉटम डिस्टेंस बताओ, तो भैया अगर बॉटम डिस्टेंस की कह रहे हो तो मतलब वही अगेन कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 है भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया, 5 हो गया। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ इसकी लेफ्ट डिस्टेंस बताओ, लेफ्ट डिस्टेंस कितनी है, ये क्या कह रहे हो भैया। अरे यार कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसका सिंपल सा आंसर दो। लेफ्ट डिस्टेंस का मतलब इसमें क्या, देखिए कॉलम्स, देखिए कॉलम कितने हैं भैया, इसमें 1 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा अब इसकी मैं कहूँगा राइट डिस्टेंस बताओ, तो भैया राइट डिस्टेंस कितनी होगी अभी बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो भैया 6 हमारी राइट डिस्टेंस होगी। तो देखो ये हमने 4 डिस्टेंस निकाली, मतलब हमने ऊपर का देख लिया, ऊपर कितना डिस्टेंस है, हमने देख लिया बॉटम का कितना डिस्टेंस है, हमने देख लिया लेफ्ट का कितना, और हमने देख लिया राइट का कितना है, ठीक है। ठीक है भैया। अब देखो, अब कुछ पैटर्न सा दिख रहा है क्या, सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस देखो और देखो उनसे कुछ पैटर्न पता चल रहा है क्या।
देखो ऑब्जर्व करो, अब तो देखो सामने ही तुम्हारे लिख दिया, अब तो देखो पता चल जाना चाहिए। तो पता चला नहीं चला? हाँ वही है जो आप सब सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या है? कुछ नहीं है, हर पॉइंट पे पता है मेरे को देखना है कि उसकी पता है टॉप डिस्टेंस कितनी है, टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे, देख रहा हूँ बॉटम डिस्टेंस कितनी है, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे, और देखना लेफ्ट डिस्टेंस कितनी है और राइट डिस्टेंस कितनी है। इन चारों डिस्टेंस का जो मिनिमम है ना, वही डिस्टेंस उस हमें प्रिंट कर देनी है। बहुत सिंपल सी, बस यही था, इतनी सी ऑब्जर्वेशन करनी थी। है भैया, ये क्या कह गए आप? ये तो समझ में नहीं आया। मतलब ये तो ऊपर से चला गया। अरे ऊपर से क्या गया, कुछ नहीं था। अब देखो जैसे कि ये वाला तो 2 हो गया, अब देखो ये वाला 3 कंसीडर करें एक बार। देखो फिगर को थोड़ा साफ सुथरा बनाते हैं, इन सबको हटाते हैं, जिससे कि इस सबको ही बस 3 को ऊपर देख सकें। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, इन सब की अभी नहीं है ज़रूरत। सिंपली कैसे देखेंगे, हम देखेंगे 3 को। ठीक है, 3 के लिए अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो ये हो गया। अब देखो बात करें भैया, आपने कहा था कि कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टॉप डिस्टेंस देख लो, उसकी बॉटम देख लो, लेफ्ट डिस्टेंस देख लो और राइट डिस्टेंस देख लो। तो देखते हैं कि इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसकी अगर टॉप डिस्टेंस की बात करूं तो 3 की कितनी निकल रही है टॉप डिस्टेंस? 3 की देखिए तो भैया 1 2 3 4 5 रोज है भैया इसके ऊपर, तो टॉप डिस्टेंस कितनी हो गई? 5। अगर बॉटम डिस्टेंस की बात करूं तो बॉटम डिस्टेंस कितनी होगी? तो भैया बॉटम की बात करें तो बॉटम में कितनी रोज है? 1 2 3, 3 रोज है, तो बॉटम से कितनी डिस्टेंस है हमारी? 3 है। अच्छा, अगर लेफ्ट से डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी होगी? तो देखो चेक करो कितने कॉलम्स आ रहे हैं। तो भैया 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं कहूँगा सिमिलरली राइट से बताओ, तो भैया राइट से हमने देख लिया कि 3 कॉलम्स आ रहे हैं, राइट से हमारी ये 3 डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सिंपली क्या कर लो, इन चारों का मिनिमम ले लो। तो मिनिमम अगर मैं देखूँ किस किस का लेना है मेरे को, 5 का, 5 का, 3 का और 3 का, क्या होता है इन चारों का मिनिमम? भैया 3 ही होता है। तो देखो इधर 3 प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ? सिंपली देखो, अब ध्यान से देखना, इधर 0 आया मतलब ऊपर से एक भी रो नहीं है, तो देखो डिस्टेंस 0 है। तो देखो ऊपर इन सब में देखो मिनिमम डिस्टेंस 0 है, तो देखो 0 प्रिंट हो गया। ऐसे ही देखो जो हमारी ये पहली वाली कॉलम है इसमें 0 आ गया, लास्ट वाली रो में 0 आ गया, क्योंकि ये क्या, नीचे से इसमें डिस्टेंस 0 है, बॉटम डिस्टेंस 0 है। ये लास्ट कॉलम की बात करी जाए, इसमें देखो इसमें राइट साइड डिस्टेंस 0 है, तो मिनिमम यही होगा। ठीक है, सिंपली देखो ये जो इनर बाउंड्री है 1 की, देखो इसमें भी यही एप्लीकेबल हो रहा है। देखो जो उधर हमारी सेकंड रो है, इधर 1 कैसे आया होगा, क्योंकि इधर बात करी जाए टॉप से डिस्टेंस कितनी है, एक ही रो है इधर। ठीक है, इधर भी एक ही रो है, इधर भी एक ही रो है, लेकिन इसकी बात करते तो उसकी देखो इधर लेफ्ट से 0 रो कॉलम है। ठीक है, लेकिन इस 1 की बात करें तो देखो लेफ्ट में क्या है, एक कॉलम है, तो इसलिए इधर टॉप में भी 1 है और इधर क्या है, सॉरी, इधर टॉप में भी 1 है, लेफ्ट में भी 1 है, तो इसलिए इधर क्या आ गया, 1 आ गया मिनिमम लेंगे तो। सिमिलरली देखो इधर की बात करा जाए तो देखो इधर क्या है, लेफ्ट में 3 डिस्टेंस है, और क्या टॉप की बात करें वो भी 3 है, तो 3, और राइट की बात करी जाए तो वो कितने हैं, वो 5 है, और बॉटम की बात करी जाए तो वो भी 5 है। लेकिन इन सब का मिनिमम क्या हो गया, इन सब का मिनिमम हो गया 3, तो देखो इधर 3 प्रिंट हो गया। तो सिंपल सा ये था कि एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे फाइंड करो कि भैया उससे मेरी टॉप से वो कितनी डिस्टेंस पे है, मतलब ऊपर कितनी रोज है, और फाइंड करो बॉटम से कितनी डिस्टेंस है, मतलब उसके नीचे कितनी रोज है, और फाइंड करो लेफ्ट से कितनी डिस्टेंस है, लेफ्ट का मतलब कि लेफ्ट में कितने कॉलम्स है, और फाइंड करो कि राइट में कितनी डिस्टेंस है, मतलब राइट में कितने कॉलम्स है। ये 4 डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, और सिंपली इनका मिनिमम ले लो, वही हमारा उधर हमें डिजिट प्रिंट करनी है। बस इतना सा हैक था इसमें, छोटा सा, जो कि शायद हम इनिशियली ऑब्जर्व नहीं कर पाते अगर भैया आप नहीं बताते तो कोई बात नहीं यार, डिमोटिवेट नहीं होना। मेरे को भी जब मैंने पहली बार किया होगा तो मेरे दिमाग में हिट थोड़ी ना कर गया होगा सीधे एक ही बार में, मैंने भी तो कभी पढ़ा होगा, कभी चीजें सीखी होंगी। तो बस अगेन वही लर्निंग माइंडसेट रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, तो अगर बात करें भैया ये डिस्टेंस निकालना तो सिखा दो, देखो वो भी सबसे बढ़िया है, बहुत इजी। सिंपली अगर बात करें सबसे पहले देखो कोड में ही चलते हैं सीधे। हमें क्या क्या निकालना है, एक पर्टिकुलर हर डिजिट के लिए हमें भैया 4 चीज़ निकालनी है। क्या क्या? एक तो भैया हमें निकालना है टॉप डिस्टेंस, ठीक है, जिसे टॉप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमें निकालना है बॉटम डिस्टेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉटम से। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, एक लेफ्ट डिस्टेंस, जो बताएगा कितने कॉलम्स है लेफ्ट में, मतलब कितनी डिस्टेंस पे है वो मेरी लेफ्ट से, और दूसरा क्या, राइट डिस्टेंस, ठीक है, जो बताएगा कितने राइट में कॉलम्स है। तो अगर टॉप की बात करूं भैया, टॉप में कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कितनी रोज है, इसके लिए भी तो हमें लाइक दोबारा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ देखो कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, अगेन देखो ध्यान से। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ 1 के ऊपर कितनी रोज है,
ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, जब ये लूप चल रहा होगा रो के लिए इधर, क्योंकि हमारा रो नाम से वेरिएबल बना रखा था, तो सबसे पहले रो 1 के लिए चलेगा तो ये प्रिंट होगा, 2 के लिए चलेगा तो ये वाली रो प्रिंट हो रही होगी, 3 के लिए चल रही होगी तो ये प्रिंट हो रही होगी। तो एक बात बताओ, जब मैं इस रो पे हूँ, मतलब ये वाली चीज़ मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरी रो की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अगर मैं थर्ड रो पे हूँ और मुझसे पूछे कि मेरे ऊपर कितनी रोज है, तो एक तरीके से मेरे ऊपर कितनी, 3 - 1, मतलब 2 रोज ही तो है। मतलब एक तरीके से अगर मैं किसी पर्टिकुलर रो पे खड़ा हूँ और मुझसे पूछ रहा है कि ऊपर बताओ कि भैया टॉप में कितनी डिस्टेंस है, मतलब ऊपर कितनी रोज है, तो वो कितनी होगी टॉप में, रो -1 ही तो होगा सिंपली, अगर टॉप की बात करूँ तो। जी हाँ भैया, बिल्कुल। तो सिंपली हमें टॉप डिस्टेंस कैसे पता चल गया, सिंपली भैया कुछ नहीं, जो हमने रो वेरिएबल लिख रखा है वही बता देगा कि कितनी टॉप डिस्टेंस है, क्योंकि अगर मैं थर्ड रो पे होऊंगा 1 2 3, तो ऊपर मेरी कितनी रोज हो गई, 1 और 2 रोज निकल गई, मतलब रो -1। सिमिलरली अगर बॉटम की बात करूं तो बॉटम की कैसे पता चलेगी भैया, अरे ये भी कुछ नहीं यार, देखो सिंपल सी बात है क्या, अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरी ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, अगर ये पूरी डिस्टेंस मेरी x है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मेरी y है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी भैया, सिंपली क्या होगी, x - y होगी, है कि नहीं। तो यार सिमिलरली देखो, इधर देखो, ये पूरी रोज कितनी है मेरी, उसका ट्रैक किस में रख रखा है मैंने, टोटल रोज में, टोटल रोज बता रहा है मेरी कितनी रोज होंगी, ठीक है। और मेरे को एक तरीके से, मैं अगर इस 3 की बात करूं, तो उससे पहले की मेरे को ऊपर की डिस्टेंस पता चल गई, मान लो x, तो ये नीचे की डिस्टेंस, मतलब जब मेरे को बॉटम डिस्टेंस निकालनी है वो कितनी होगी, टोटल रोज में से मैं ऊपर वाली टॉप वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो वही तो होगी, है कि नहीं, बहुत छोटी सी चीज। और वो कितनी थी, रो -1 थी, ठीक है। और उसकी भी बात ना करी जाए, तो देखो क्या, सिंपली कोड में ही चले, तो बॉटम क्या होगी मेरी, टोटल रोज हो जाएगी, ठीक है। और मैं पता है ऊपर की माइनस नहीं कर ली, अगर सीधे अगर मैं इसमें से रो माइनस कर दूं तो भी तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक तरीके से देखो, अगर मैं इस 3 पर हूँ, ठीक है, ये वाले 3 पे हूँ, तो ऊपर मेरी टॉप डिस्टेंस कितनी है, अभी मैंने देखा कि भैया रो आप एक तरह से 1 2 3, फोर्थ फोर्थ रो पे हो, तो टॉप डिस्टेंस होगी आपकी 1 2 3, 3 हो गई आपकी टॉप डिस्टेंस, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर बॉटम डिस्टेंस की बात करी जाए, मैं फोर्थ रो पे हूँ, तो टोटल रोज कितनी थी मेरी, 9 थी, तो 9 में से अगर 4 को माइनस कर दूँ तो 5 ही तो रोज है, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। तो ये सिंपली देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, नहीं भैया, ऐसा लग रहा है आपने बहुत खिचर पिचर सी कर दी है। तो देखो, अगर लग रहा हो खिचर पिचर, तो देखो इन सबको हटाते हैं और एक बार पूरे अच्छे से लेफ्ट और राइट डिस्टेंस देखते हैं कैसे निकल रही है, क्योंकि पता है अगर लेफ्ट और राइट हमें पता चल गया तो वैसे ही हमें टॉप और बॉटम वैसे ही निकल रही थी, क्योंकि टॉप और बॉटम कैसी थी, एक तरीके से वो वर्टिकल डिस्टेंस थी, और हमारी ये वाली कैसी थी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, लेफ्ट राइट वाली। तो एक बार इसे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने थोड़ा फिगर साफ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब लेफ्ट डिस्टेंस मेरे को निकालनी है, तो मान लो जैसे कि मैं इधर हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर हूँ, टॉप और मेरे को बॉटम तो पता चल गई कि जो मेरा रो नंबर होगा कि इधर रो कौन सी होगी भैया, इधर 7th रो होगी, 7th रो पे हूँ अगर मैं, तो इसका मतलब ऊपर कितनी थी, 6 रोज थी मेरी, ठीक है, मतलब रो -1, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे पता चल गया कि टॉप क्या हो गया हमारे, सिंपली रो -1, ठीक है। बॉटम डिस्टेंस हमें पता चल गया कि भैया टोटल रोज जितनी थी उसमें से करंट वाली रो को माइनस कर दो, है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी करंट था 7 पे, टोटल है मेरी 9, तो 9 में से 7 गया तो देखो मेरी नीचे 2 ही रोज है, ये भी पता चल गया भैया, बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट और राइट कैसे हो रहा है, सिमिलरली देखो लेफ्ट और राइट में बात करो, जैसे अभी हम रो का ट्रैक करके रख के पता चल लेते कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, सिमिलरली कॉलम का भी तो ट्रैक रख रहे हैं हम कि ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। तो सिमिलरली ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम मेरा 6 है। तो अगर मैं 6th कॉलम पे हूँ, तो 6th कॉलम के लेफ्ट में कितने कॉलम्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर लेफ्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, तो वो कितना होगा, जो प्रेजेंट कॉलम है वो -1, क्योंकि मैं 6th कॉलम पे हूँ, तो मेरे लेफ्ट में कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स होंगे, बहुत बढ़िया। और सिमिलरली अगर राइट डिस्टेंस की बात करूँ, वो क्या हो जाएगा, टोटल कॉलम्स, टोटल कॉलम्स का ट्रैक किस में रख रखा है, डिजिट्स में, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली डिजिट्स में से माइनस कर दूंगा मैं अपना करंट कॉलम, करंट कॉलम कौन सा है, मैं 6th पे था, तो 6 का मतलब भैया टोटल थी हमारे 9 कॉलम्स, उसमें से 6 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो देखो राइट में कितने, 3 डिस्टेंस है, मतलब 3 कॉलम्स ही है, 1 2 3, तो बहुत बढ़िया। तो देखा कैसे हमने करा, कुछ नहीं था भैया।
बस छोटी सी ऑब्जर्वेशन करनी थी कि एक टॉप डिस्टेंस कैसे निकालनी है, रो -1, लेफ्ट डिस्टेंस कैसे निकालनी है हमें कॉल -1 से, और बॉटम डिस्टेंस कैसे निकालनी है, टोटल रोज में से माइनस कर दो अपनी करंट रो। सिमिलरली हमें राइट डिस्टेंस कैसे निकालनी है, डिजिट्स, क्योंकि डिजिट्स में मैंने ट्रैक रख रखा है कितने कॉलम्स होंगे, उसमें से माइनस कर दो करंट कॉलम। बहुत बढ़िया। और क्या करना है, इन चारों का मिनिमम प्रिंट कर देना है हमें भैया। अच्छा, मिनिमम कैसे लेंगे भैया, मिनिमम भी हमें लेना आता है क्या, आपने बताया था कंडीशनल ऑपरेटर मतलब टर्नरी ऑपरेटर, तो कैसे लेंगे, सिंपली मैं क्या कर दूंगा, चलो आज कंडीशनल और वो नहीं बताता, एक सिंपल सी और चीज़ बताता हूँ। पता है, अगर मेरे को फाइंड करना हो टॉप और बॉटम का मिनिमम, तो पता है कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा मिन, तो मिन में अगर मेरे को फाइंड करना है टॉप और बॉटम का मिनिमम, तो हमारे पास जैसे एक होता है डिफ़ॉल्ट फंक्शन मैथ डॉट मिन, मैथ मॉड्यूल का एक फंक्शन है मिन, जिसको मैं सीधे यूज़ कर सकता हूँ। उसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ अपनी टॉप और बॉटम, वो पता है सिंपली क्या कर देता है, इन दोनों का मिनिमम फाइंड करके मुझे दे देता है। सिमिलरली भैया फिर इसका मतलब मैक्स का भी होता है, जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं लिख दूँ मैथ डॉट मैक्स, तो वो मेरे को क्या दे देगा, जो मैंने अंदर वैल्यूज़ पास करी है उनका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी हमें मिनिमम चाहिए, तो मैंने क्या करा, टॉप और बॉटम का निकाल लिया मिनिमम, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेरा, मान लो इन दोनों का मिनिमम min 1। सिमिलरली अगर मैं min 2 निकाल लूँ, min 2 का मतलब अब किसका मिनिमम निकालूंगा, लेफ्ट और राइट का, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मैथ डॉट मिन, एंड मैं क्या पास कर दूंगा, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये क्या कर देगा, लेफ्ट और राइट डिस्टेंस का मिनिमम निकाल देगा। लेकिन भैया हमें तो उन चारों का चाहिए था ना, हाँ तो ठीक है, तो एक फाइनल मिन निकाल लेते हैं। फाइनल मिनिमम क्या होगा, min 1 और min 2 का मिनिमम हो जाएगा वो, तो वो क्या हो गया, min 1 एंड मिन 2 का, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से मैंने चारों का मिनिमम ले लिया। min 1 ने क्या करा मेरे को, min 1 ने दिया मेरे को टॉप और बॉटम का मिनिमम, ठीक है। min 2 ने क्या दिया मेरे को, लेफ्ट और राइट का मिनिमम, और मिन ने क्या दे दिया, इन दोनों का मिनिमम, मतलब एक तरीके से इन चारों का मिनिमम ले लिया, ठीक है। और मेरे को वही प्रिंट करना था, सिंपली क्या कर दूंगा, ln हटा के अपना मिन प्रिंट कर दूंगा, और क्या दे दूंगा, एक स्पेस, क्योंकि भैया ने बताया था स्पेस सेपरेटेड अगर मैं प्रिंट करना है पैटर्न। तो अब देखो मैं n=5 देता हूँ, तो देखो वही पैटर्न प्रिंट हो गया मस्त प्यारा सा। पहले आउटर बाउंड्री 0 की, फिर इनर बाउंड्री 1 की, फिर उसके बाद एक और इनर 2 की, फिर 3 की, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। तो देखो हमने ना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा, लाइक जिनको पता हो कि एरेज क्या होता है, 2D एरेज, उन्होंने तो एरेज से कर दिया था। तो देखो बिना एरेज के सिंपली एक अच्छे से ऑब्जर्वेशन से हमने कैसे बढ़िया से पैटर्न प्रिंट कर लिया। अगर हमने देखा जाए तो देखो पैटर्न में कुछ कॉम्प्लेक्स था कि, अगर इसका कोड देखोगे तो नहीं भैया, कुछ कॉम्प्लेक्स और एडवांस नहीं था। सिंपली इसमें क्या एक अच्छी चीज थी, एक ऑब्जर्वेशन, इसलिए इसको रखा गया हमारे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में, ठीक है। तो होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन पहले कर लिया था और ऐसे ही मतलब बिना किसी स्पेस को यूज करे, तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि काबिलियत तारीफ हो आपकी, आपको ने अच्छी ऑब्जर्व करी, ठीक है। तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब शुरू करते हैं हमारे पॉपुलर इंटरव्यूज क्वेश्चंस, जिसके लिए आज आप सब आए हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि भैया वो बताओ कि पैटर्न प्रिंटिंग में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फैंग मैंग हुई, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूज में और ऑनलाइन असेसमेंट में, वो बताओ भैया। तो ठीक है, आप उन्हीं को देखते हैं। लेकिन अगेन वो देखने से पहले, अगर आप में से किसी ने भी अगर हैकर रैंक, लीड कोड, जीएफजी इन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर अकाउंट क्रिएट ना कर रखा हो, तो पहले वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम सीधे उधर ही अब सबमिट करा करेंगे आज से अब, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये है अपना पहला क्वेश्चन हैकर रैंक का। देखो आपके लिए मैं ये लिंक भी दे दिया है, जिससे कि आप विजिट कर सके, इधर सबमिट ज़रूर करना है, ठीक है। तो इधर मैंने आपके लिए पेस्ट भी कर दिया है। तो ये है हमारा सिंपल सा एक पैटर्न प्रिंट करना है, n=5 के लिए। देखो ये पैटर्न प्रिंट करना है। अब आप सब कह रहे होगे, अरे भैया ये तो अभी हम करके आए हैं, जरा ध्यान से देखो इधर क्या प्रिंट हो रहा है, 5 4 3 2 1 ऐसे करके बाउंड्रीज प्रिंट हो रही है, और जो हमने करा था उसमें क्या था, सिंपली 0 1 2 3 4 था। अरे भैया अब आप कुछ भी कहो, अब हमें इतना तो आ गया है कैसे करना है, अब आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो पॉज करो, हमने कर लिया है तो वीडियो पॉज और एक बार खुद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, यही होना चाहिए, ठीक है। बस छोटी सी ऑब्जर्वेशन और करनी है उसी में, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली उसी कोड को कॉपी करूंगा और एज इट इज पेस्ट करूंगा, एक लाइन चेंज करके सिंपली, ठीक है। तो करो वीडियो को पॉज और जल्दी बता दो कमेंट में कि भैया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो होप आप सबने किया होगा। अगर किसी पे ना हुआ हो तो देखो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी इसमें भी, कि जो पहले हमने करा था वो तो करना ही है, क्योंकि देखो हमें भैया एक चीज देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या हो रहा था। इस 5 की जगह हम प्रिंट कर रहे थे 0, मतलब एक तरीके से 5 की जगह हम क्या प्रिंट कर रहे थे 0। 4 की जगह क्या प्रिंट कर रहे थे हम 1 भैया।
3 की जगह क्या प्रिंट कर रहे थे भैया हम 2, और 2 की जगह क्या प्रिंट कर रहे थे 3। तो देखो अब मेरे को आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझ गए होगे कि भैया देखा जाए तो इन सबका सम क्या है, n ही आ रहा है इन सबका सम। ठीक है, 5 प्लस 0 5 है, 4 प्लस 1 5 है, 3 प्लस 2 5 है। अरे इन शॉर्ट मतलब क्या, अब हमें क्या प्रिंट करना है, सिंपली भैया कुछ नहीं करना है, जो पहले मिनिमम डिस्टेंस आई थी उसको n में से माइनस कर देना है। मतलब अब क्या प्रिंट करना है हमें, सिंपली n माइनस मिन ऑफ टॉप डिस्टेंस, बॉटम डिस्टेंस, लेफ्ट डिस्टेंस एंड राइट डिस्टेंस, ये प्रिंट करना है सिंपली। देखो कैसे, n की वैल्यू क्या है, अभी n की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है, तो देखो 5 के लिए देखो, अगर हम बात करें ये वाली आउटर जो बाउंड्री है इसमें क्या है, 0 प्रिंट हो रहा था पहले, मिनिमम डिस्टेंस क्योंकि 0 है। ठीक है, तो सिंपली देखा जाए तो 5 माइनस 0 क्या, देखो 5 प्रिंट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगर ये इनर वाली बाउंड्री देखी जाए ये 4 की, तो इधर देखो पहले क्या मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि देखो टॉप से क्या है एक डिस्टेंस है, बॉटम से एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब अगर मैं 5 में से माइनस करता हूँ तो देखो 4 आ रहा है, और देखो 4 ही प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली देखो 5 माइनस 2, देखो 3 प्रिंट हो रहा है उसकी इनर वाली, और उसके अंदर उसकी इनर वाली कितनी, 5 माइनस 3, देखो 2 प्रिंट हो रहा है। बहुत बढ़िया, तो कुछ नहीं, सिंपली पता है उसी कॉपी को, उसी कोड को मैं करूंगा कॉपी, क्या करूंगा, कुछ करूंगा भी नहीं, सिंपली इस पूरे को उठा लूंगा, इस बार तो कुछ नहीं लिखूंगा मैं। इस पूरे को उठाया और आया मैं अपने हैकर रैंक वाली पैटर्न की क्लास में और सिंपली कर दिया इसको पेस्ट। बस एक छोटी सी चीज़ क्या करनी है, इस बार जो मैं मिन प्रिंट कर रहा हूँ उसको मिन को डायरेक्टली प्रिंट नहीं करूंगा, एन माइनस मिन प्रिंट करूंगा, बस हो गया। देखो इतना सही करना था सिंपली, सिंपली एन में से मिन को माइनस कर दिया और प्रिंट कर दिया। तो अब देखो, अब रन करते हैं, एन इक्वल टू 5 के लिए क्या लग रहा है, वही आएगा, हाँ भैया वही आया है हमारा, तो आपका भी वही आएगा, देखो आ गया सिंपली। पहले आउटर बाउंड्री हो गई 5 की, देन 4 की, देन 3 की, उसके बाद 2 की और 1 की। तो देखा था बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। हाँ भैया बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, कब हुआ हलवा, जब आपने भैया करा दी अपनी पैटर्न सीरीज के हमें इतने सारे क्वेश्चंस, आपने बता दिया बाबा का ज्ञान, आपने सिखा दी हमें अपनी पैटर्न्स हलवा रेसिपी, उससे बन गया एक क्वेश्चन हलवा। तो देख रहे हो, अब लग रहा है अगर कंपनी में अगर आपसे पूछेगा कोई इंटरव्यू में या ऑनलाइन असेसमेंट में कितनी देर लगेगी, भैया बस 2 मिनट लगेगी, और मैंने यही कहा था 2-3 मिनट के अंदर पैटर्न हो जाने चाहिए। तो था ही कुछ क्वेश्चन नहीं, और देखा कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा गया है। तो इधर अपने लिए शाबाशी देना कि भैया कुछ नहीं होता, बड़ी कंपनी बस नाम की होती है, चीजें आती है तो सब कर लेंगे। ठीक है, तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बारी किसकी है, भैया आपने हैकर रैंक दिखा दी, अब थोड़ा लीड कोड पे चलें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो होगा हमारा लीड कोड का। ठीक है, तो लीड कोड पे भी अकाउंट है ना, आज हम देखेंगे अपने लीड कोड का फेमस पैटर्न प्रॉब्लम जो काफी बार पूछा गया है अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, क्या पास्कल्स ट्रायंगल। तो देखो क्वेश्चन ये है, मैंने देखो आपके लिए लिंक भी दे दिया है जिससे कि आप उधर सबमिट कर सको। ये है हमारा क्वेश्चन पास्कल्स ट्रायंगल। सिंपली n इक्वल टू 5 के लिए आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है। अगेन इधर करो एक बार वीडियो को पॉज, और एक बार खुद से ट्राई करो, क्या याद रखना है, हमारी पैटर्न हलवा रेसिपी याद रखनी है। और अगेन एक चीज मैं कहूंगा इस बार, क्या ऑब्जर्वेशन अपनी अच्छे से रखना है। देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसका मतलब चीजें ऑब्जर्व करनी है, मतलब कॉम्प्लेक्स और एडवांस क्या है, बस सीधे ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन होगा बिल्कुल हलवा, बस चीज ऑब्जर्व करना है, थोड़ा ट्रिकी पार्ट होगा। ठीक है, तो करो वीडियो को पॉज और एक बार ट्राई करो। तो होप आप सबने किया होगा ट्राई। तो देखो अगर इस पैटर्न को अगर सॉल्व करने चलें तो क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं होता कैसे अप्रोच करता, भैया कुछ नहीं, सबसे पहले आपकी रेसिपी हमें याद आई, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है पैटर्न में। भैया n इक्वल टू 5 के लिए 1 2 3 4 5 ही रोज थी, मतलब n ही रोज है, बहुत बढ़िया। अच्छा सेकंड स्टेप, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सिंपली भैया देखा जाए तो हमें ओनली डिजिट्स प्रिंट करनी है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी पता है हमें वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, पहली रो में एक डिजिट है, दूसरी में दो है, थर्ड रो में 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये कर लेंगे भैया, हमें आता है। थर्ड स्टेप, इनको कैसे करना है भैया वो बताओ, वो नहीं समझ में आया कि डिजिट्स कैसे प्रिंट हो रही है। आपको पता चल गया होगा कैसे बताते हैं आपके नमन भैया, पहले हम कर लेंगे इतना काम, उसके बाद तो फिर डिजिट्स कैसे है हम बता ही देंगे। ठीक है, वो भी हो जाएगा, चलो मान लिया आप हो भैया। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन, उसमें क्या करना है भैया, सिंपली कुछ नहीं, जो डिजिट्स में ट्रैक रख रहे हैं उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले एक है फिर दो है, तो ये भी हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे कर लें। ठीक है, जितना बता उसे देख लेते हैं। तो आते हैं हम अपने किस पे, पास्कल्स ट्राइंगल वाली क्लास पे, और सिंपली सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम इनपुट लेते हैं। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इनपुट लिया एक एन नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड करो भैया।
ठीक है, हमने लिखा टोटल रोज कितनी होंगी हमारी, हमने देखा n ही होंगी भैया। उसके बाद हमें क्या करना है, डिजिट्स प्रिंट करनी है, तो कितनी बार करनी है उसके लिए एक वेरिएबल ट्रैक रख लेता हूँ। ठीक है, डिजिट्स नाम से। अच्छा, उसको इनिशियलाइज किससे करूँ, पहली रो में एक ही डिजिट है तो 1 से इनिशियलाइज करते हैं उसे, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आउटर लूप जो कितनी बार चलेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए, तो फॉर इंट रो इक्वल टू 1, रो लेस देन इक्वल्स टू टोटल रोज, एंड क्या कर देंगे, सिंपली रो को एक से इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिजिट्स प्रिंट करनी है भैया, तो डिजिट्स उसके लिए एक इनर लूप लिखेंगे, फॉर इंट कॉल इक्वल टू 1, एंड सिंपली कॉल की वैल्यू कब तक चलाना है हमें, डिजिट्स में भैया, उसमें हमने ट्रैक रख रखा है, सिंपली कर देंगे उसको एक से इंक्रीमेंट और प्रिंट कर देंगे अपनी डिजिट। लेकिन आपने तो भैया अभी बताया नहीं, अरे देखते हैं, अभी रुको। एंड लास्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट रो की प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट रो प्रेप, अच्छा प्रिपरेशन में इसमें क्या करना है भैया, सिंपली हमें नेक्स्ट रो में देखा जाए तो पहली के बाद नेक्स्ट रो में डिजिट्स 2 हो गई, फिर उसके बाद 3 हो गई, तो सिंपली एक तो डिजिट्स को हम एक से बढ़ा देंगे, और क्या कर देंगे, एक लाइन तो हमें चेंज करनी है ही है भैया, मतलब कर्सर को तो नेक्स्ट लाइन में लाना है ही है। तो अगर मैं अंदर स्टार लिख दूंगा तो क्या है, सिंपली ये मेरा ट्रायंगुलर शेप में स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन भैया हमें तो वो बताओ कि डिजिट्स कैसे प्रिंट हो रही है। तो देखा जाए, देखो डिजिट्स कैसे प्रिंट हो रही है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो देखो, पहली रो में 1 आ गया, ठीक है भैया। दूसरी रो में एक और 1 आया, और एक और 1 आया, ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ पैटर्न नहीं बैठा। अब देखो थर्ड रो से, थर्ड रो में क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक 1 आया और एंड में एक 1 आया, जो कि देखो पहली में भी हो रहा था और हर बार हो रहा है, मतलब स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड 1 से हो रहा है। देखो फोर्थ रो में भी स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड 1 से हो रहा है, फिफ्थ रो में भी स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड 1 से हो रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये ऑब्जर्व करी। अब देखो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये 2 आए, 2 कैसे आया, अगर देखा जाए इसकी जो प्रीवियस रो है उनमें जो वैल्यूज है उनका सम ही तो है। देखो 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 2 होता है, तो देखो इधर ऐसे 2 आया है। ठीक है, अगर इसकी नेक्स्ट रो की बात करी जाए तो देखो इधर 3 कैसे आया है, इधर 3 आया, देखो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो देखो इधर 3 आया। अगेन देखो ये वाला 3 कैसे आया, देखो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो देखो इधर ऐसे 3 आया। ठीक है, और लास्ट में 1 आया। ठीक है, देखो अगर नेक्स्ट रो की बात करी जाए तो हमेशा उसमें भी ऐसे ही हो रहा है, पहली 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा, और फिर ये जो डिजिट्स आ रही है क्या होगा, प्रीवियस वाली जो रो है उनके एडजेसेंट वैल्यूज का सम है, कि ये 4 कैसे आया है, ये 1 और 3 इनका एडिशन है, ये 6 कैसे आया है, ये 3 और 3 इसका एडिशन है, ये 4 कैसे आया है, ये 3 और 1 इसका एडिशन है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, अगर इसकी क्या कहते हैं नेक्स्ट रो क्या होगी भैया, सिंपली देखो स्टार्ट 1 से होगा और एंड 1 से होगा, हमें ये तो पता चल गया। ठीक है, तो अब उसका क्या होगा, नेक्स्ट सबसे पहले 4 + 1 कितना होगा, 5 होता है, तो देखो सबसे पहले 5 आएगा। उसके बाद इन दोनों का सम 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है, तो इधर 10 आएगा। उसके बाद इधर क्या आएगा, इन दोनों का सम 6 + 4 अगेन 10 होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर उसके बाद 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है, तो इधर क्या है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये भी पता चल गई कि पैटर्न की नेक्स्ट रो क्या होगी। ठीक है भैया, तो ये तो समझ में आ गया कि पैटर्न एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। ठीक है, अगेन, लेकिन भैया मैं दोबारा कहता हूँ, इसको हमें कैसे करना है, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, एरेज वगैरह यूज नहीं कर रही कि पहले क्या वैल्यूज थी उनको स्टोर कर रहे हैं फिर अगली रो प्रिंट करते टाइम, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए मेरे को पहली वाली रो की वैल्यूज यूज कर रहा हूँ ना सम करते टाइम, तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अब मैं कहूँ आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना, सिंपली लूप्स की तरह यूज प्रिंट करना है जैसे अब तक कर रहे थे। ये है, इसलिए क्वेश्चन ये क्या है, एडवांस्ड और क्या है कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन दोबारा कराता हूँ आपको। ये तो मैं पता चल गया कि सम्स प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन एक बार डिजिट्स ध्यान से देखो, जो डिजिट्स हैं ये कुछ मिलती जुलती लग रही है क्या, वैसे तो हम सब ने ये पढ़ रखा है, हमें पता है पास्कल्स ट्राइंगल जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे 11 12th में, लेकिन फिर भी चलो अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं। तो देखो दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान से देखें भैया, अगर इसको सॉल्व करने बैठूं तो देखो मेरे को पता चल रहा है ये किसी नंबर की पावर्स हैं। देखा जाए तो ये क्या है, जो पहली रो है ये हो गई मेरी 11 की पावर 0। 11 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो देखो 1 ही प्रिंट हुआ है। सेकंड रो में बात करूं तो ये क्या है मेरी 11 की पावर 1। 11 की पावर 1 कितना होता है, 11 ही होता है, तो देखो पहले एक डिजिट प्रिंट हो गई 1, फिर उसकी दूसरी डिजिट 1 प्रिंट हो गई। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट रो में, तो वो क्या होगा, एक तरीके से 11 की पावर 2 होगी भैया, बहुत बढ़िया। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो भैया हमने देखो यही करा है, पहले 1 प्रिंट कर दिया एक डिजिट, फिर अगली डिजिट 2, फिर अगली डिजिट 3। तो भैया मैं पता चल गया, आप कह दो वीडियो पॉज करने की, देखो अभी हम ऐसे ही कर देंगे, मैं तो पता चल गया, तो बहुत ईजी था। एक तरीके से बस आपने बता दिया 11 की पावर्स प्रिंट हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अभी प्रिंट करते हैं। लेकिन रुको लल्लू राम, जरा ध्यान से देखो,
इधर तक भी चलो मैंने मान लिया, आपने कह दिया 11 की पावर 3 ही होता है, 1331 एक एक डिजिट प्रिंट कर दी। लेकिन यार ये इस रो में बताओ, आप तो कह रहे थे कि पहले एक एक डिजिट प्रिंट कर देंगे भैया। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो इधर तो एक डिजिट प्रिंट हुई, इधर एक डिजिट प्रिंट हुई, इधर तो देखो आपकी दो डिजिट प्रिंट हो गई ना, 1 और 0 टू डिजिट्स हैं इधर। सिमिलरली इधर भी देखो आपकी टू डिजिट्स हैं, इधर फिर एक डिजिट दोबारा, फिर दोबारा इधर एक डिजिट। तो अब ये कैसे पता लगाओगे कि कब एक डिजिट प्रिंट करनी है, कब दो डिजिट? भैया यार ये तो आपने दोबारा अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया था, दोबारा हमें हिला दिया। अरे अच्छी बात है, लेकिन चीज़ें को ऑब्जर्व करो। एक तो देखो ये हो ही रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है पास्कल्स ट्रायंगल की। क्या होता है कि 11 की इंक्रीजिंग पावर्स होती है, तो एक तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी डिस्कशन हो सकता है इंटरव्यू में, ये उसको बताना ज़रूर है कि भाई सर देखिए, मैडम देखिए, ये क्या हो रहा है, सिंपली 11 की इंक्रीजिंग पावर है, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। लेकिन पर इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि कब हमें एक डिजिट प्रिंट करनी है, कब दो डिजिट प्रिंट करनी है। तो ये तो हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते अपने इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो भैया आप कैसे होगा? देखो मैंने आपको अभी बताया था, याद दिलाया था कि हमने 11 12 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ रखी हैं चीज़ें। तो एक बार थोड़ा कॉम्बिनेशन की तरफ ध्यान करने की कोशिश करो, चीज़ों को घुमाओ। भैया थोड़ा याद सा नहीं आ रहा ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आ रहा तो चलो हर बार की तरह हलवा बनाते हैं, जैसे बनाते हैं हर चीज़ का। तो देखो ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, इन सबको अभी मत देखना। सिंपली मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं भी बना रहा हूँ अपना गाजर का हलवा, ठीक है, माय फेवरेट। अब देखो मैं हूँ थोड़ा कंजूस, अब आ रही है बारी ड्राई फ्रूट्स डालने की। तो मेरे पास देखो चार ड्राई फ्रूट्स है, क्या क्या है, एक तो मेरे पास काजू है, एक पिस्ता है, एक बादाम है और एक किशमिश है। अब ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़ना कि काजू कैश्यू नट, ठीक है। हिंदी में जो मजा है वो इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो ये ड्राई फ्रूट्स है और मैं हूँ कंजूस। मैं क्या करूँगा, मैं हलवा तो बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार में क्या सिर्फ कुल दो ही ड्राई फ्रूट्स डालूंगा, मतलब दो ही चीज़ डालूंगा। या तो काजू पिस्ता डाल दूंगा, या काजू बादाम डाल दूंगा, काजू किशमिश, मतलब दो टाइप के ही ड्राई फ्रूट डालूंगा, ठीक है। तो बताओ मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है अगर देखा जाए। तो भैया सिंपली देखो आप क्या करोगे, काजू को रिप्रेजेंट करते हैं मान लो के से, तो या तो आप काजू और पिस्ता डालोगे, ठीक है। पहली ये पॉसिबिलिटी। दूसरी क्या, काजू के साथ पिस्ता हो गया, आप काजू के साथ बादाम भी डाल सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरी क्या हो गई, आप काजू के साथ किशमिश डाल सकते हो। तो ये हो गई काजू की कॉम्बिनेशंस, क्या कि काजू के साथ पिस्ता ले लिया मैंने, काजू के साथ बादाम ले लिया, काजू के साथ मैंने किशमिश ले ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बात करें, पिस्ता के साथ भी तो मैं कर सकता हूँ, पिस्ता के साथ काजू ले सकता हूँ, वो तो हमने ले लिया ना ऑलरेडी, काजू पिस्ता हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, पिस्ता के साथ लूँगा बादाम, तो पिस्ता और बादाम डाल सकता हूँ मैं। और नेक्स्ट क्या कॉम्बिनेशन है, मैं पिस्ता और किशमिश ले सकता हूँ, ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। पिस्ता बादाम डाल सकता हूँ, पिस्ता किशमिश डाल सकता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ भैया, और क्या, बादाम के साथ पिस्ता और काजू तो मैंने ले ही लिया, बादाम के साथ पिस्ता हो गया, बादाम के साथ काजू हो गया। और क्या कर सकता हूँ भैया, आप कर सकते हो बादाम के साथ किशमिश। एक और है आपके पास कॉम्बिनेशन, क्या कि बादाम के साथ किशमिश। तो ये छह कॉम्बिनेशन, ये छह पॉसिबिलिटीज हैं। आप क्योंकि कंजूस हो, सारे ड्राई फ्रूट्स डालोगे नहीं, बस दो टाइप की वैरायटी डालोगे। तो ये सिक्स टाइप से आप ड्राई फ्रूट्स अपने डाल सकते हो, ठीक है। तो इसी को ही कहते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब भैया एक चीज बताओ, अब ये तो ये हो गया चार वेराइटीज थी, अगर मेरे पास 10 वेराइटी होती और मेरे को दो डिसाइड करना होता, तो मैं क्या ये सारी पॉसिबिलिटीज देखता? इसको मैथमेटिकली हम पता है कैसे कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन के थ्रू। मतलब कि अगर मेरे को मान लो फोर चीज़ है, फोर आइटम्स है, मतलब मेरे पास फोर ड्राई फ्रूट्स थे, उनमें से मेरे को चूज क्या करने थे, ओनली टू। तो उसको कैसे करते हैं, 4C2, ठीक है। उसको लिखते हैं हम ऐसे। ये सी क्या बताता है, कॉम्बिनेशन। जब भी मेरे को कुछ आइटम्स में से मान लो, जैसे कि इधर फोर आइटम्स थे, ठीक है, उनमें से कुछ सेलेक्टेड आइटम्स चूज करने हैं। कितने, जैसे कि इधर फोर टोटल आइटम्स थे, उनमें से टू चूज करने थे, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, 4C2, ठीक है। अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि एनसीआर का देखो मैंने अंदर बता रखा है, एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अच्छा अगर किसी को फैक्टोरियल ना पता हो तो बहुत गलत बात है। अरे फैक्टोरियल सिंपली कुछ नहीं होता यार, अगर 5 फैक्टोरियल की बात करूँ ना, तो 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट ले लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो उसी को कहते हैं फैक्टोरियल। मतलब एन फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके अप टू एन तक का प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो अगर ये 4C2 मेरे को सॉल्व करना है, तो 4C2 कैसे करूंगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर आता है एन फैक्टोरियल और नीचे क्या आता है, एन माइनस आर। मतलब इधर एन क्या है, एन है इधर मेरा 4, और आर क्या है, आर है मेरा 2, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, मतलब 4 - 2 का फैक्टोरियल,
और इंटू आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल कितना है, मतलब 2 का फैक्टोरियल। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा भैया, ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया भैया, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करें तो वो 24 आता है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 तो 2 होता ही है, और मल्टीप्लाई में 2 दोबारा है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो मतलब कितना हो गया, ये 6 टाइम्स कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। और देखा जाए इधर, तो इधर भी तो 6 पॉसिबिलिटीज आ रही थी मेरी, तो देखा। ये जब भी हमें मैथमेटिकली अगर करना होता है, मतलब कुछ नंबर ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं n, उनमें से मेरे को कुछ सेलेक्ट करने होते हैं r आइटम्स, तो उनको कैसे करते हैं सेलेक्ट, NCR से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी का ही जस्ट अपोजिट मतलब ऐसे ही होता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है, अगर n आइटम्स को मेरे को अरेंज करने हो ना, तो उधर यूज होता है परम्यूटेशन, लेकिन इधर अभी हमें उसकी नीड नहीं है, क्योंकि यार मैथ्स थोड़ी ना पढ़ रहे। तो सिंपली अब कॉम्बिनेशन याद आ गया कि मतलब क्या, अगर n आइटम्स है, n आइटम्स में से मेरे को अगर r आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो उनको मैं कितने वेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ, कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, NCR। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। तो चलो, ये तो पता चल गया भैया, याद आ गया हमें। ठीक है, अब हम गजनी गजनी नहीं खेल रहे, याद आ गया कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अगेन अब इधर देखो, इधर कुछ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ निकल रहा है क्या, कुछ पैटर्न निकल रहा है क्या, इधर ऑब्जर्व करो अब अच्छे से, वीडियो को पॉज करके एक बार। तो होप आप सबने करा होगा। अब देखो मैं कराता हूँ, अगर आपको नहीं मिला हो तो। सबसे पहले देखो, अब अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूँ, इसको मान लो 0 कह देता हूँ, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, इधर मैंने 0 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। सिमिलरली इधर ऐसे कॉलम्स को भी मैंने 0 1 2 3 के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। 0th कॉलम ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब मेरे को बताओ जो ये 6 है, ये कुछ इससे रिलेटेड, अब देखो इतना मैंने सब बता दिया यार, अब तो आपको बता देना चाहिए। ये 6 पता है कुछ नहीं है, सिंपली क्या है पता है, 4C2 है। 4C2 सॉल्व करो, अभी हमने 4C2 सॉल्व करा था तो क्या आया था, 4C2 सॉल्व करने पे 6 आया था। तो ये तो हमें पता था 4C2 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। इधर देखो 6 ही प्रिंट हुआ है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ ना, 10 कैसे आया, इधर देखो इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, और इधर इसकी वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 है भैया, 3 है। तो अगर मैं करूँ 5C3, तो 5C3 कितना होगा भैया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल भैया हमारा 120 होता है, और 2 और 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है, तो 6 2 जा 12 होता है हमारा, तो 12 को 120 से काटेंगे, 10 टाइम्स जाएगा, तो देखो द 10 ही प्रिंट हुआ है। समझ गए। तो ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी क्या, जो हमारी ये डिजिट्स हैं कुछ नहीं है, सिंपली जो हमारी जो ऐसे इंडेक्सिंग करी है मैंने 0 1 2 3 4 5, और जो ये ऊपर करी है, इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन लेना है एक तरीके से। जो ये मेरी रोज में मैंने लिखा है ना, इसको ट्रीट करो एक तरीके से n, और जो मैंने कॉलम्स में लिखा है इसको ट्रीट करो एक तरीके से r। तो अगर मान लो ये वाली वैल्यू है 2, तो ये 2 कैसे आई होगी, ये 2 आई होगी एनसीआर से। एनसीआर, और एनसीआर इधर कैसे लिखा हमने, एन की वैल्यू ली, इसके करस्पॉन्डिंग हमने रो देखी। रो क्या है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में देखनी है, मतलब जीरो से स्टार्ट करनी है, मतलब ये वन नहीं लेनी। पहली रो मेरी जीरो होगी, सेकंड रो वन होगी, थर्ड रो मेरी क्या होगी, टू। तो मैं क्या लिखूंगा, टू, और फिर सी, और आर क्या होगा, सिमिलरली आर मेरा क्या है, एक तरह से कॉलम बताएगा। कॉलम भी क्या, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, मतलब पहला कॉलम मेरा होगा जीरो कॉलम, सेकंड कॉलम होगा वन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो 2C1, 2C1 की वैल्यू क्या होती है, सिमिलरली भैया 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 होता ही है, और 1 इंटू 1 तो 1 होता ही है, तो देखो 2 हो गया इसका आंसर, और देखो 2 ही प्रिंट हुआ है। समझ गए। तो कैसे चीजें चल रही है, सिंपली एनसीआर यूज हो रहा है। तो अब क्या लग रहा है भैया, कुछ नहीं, वीडियो पॉज करने की कहो, देखो अभी हम निकाले, हमें पता भी चल गया एनसीआर कैसे निकालते हैं, सिंपली फैक्टोरियल से कैलकुलेट होता है। तो आइए चलते हैं। तो ये आ गए हम अपने आईडी पे, तो हमें पता चल गया हमें सिंपली क्या प्रिंट करना है डिजिट में भैया, सिंपली हमें प्रिंट करना है एनसीआर की वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे एन क्या बताता है, जहाँ पे एन बताता है भैया हमारी रो कौन सी है। ठीक है, और आर क्या बताता है, आर बताता है हमारी कॉलम कौन सी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैसी होनी चाहिए, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होनी चाहिए। मतलब भैया, मतलब जब हम ये देख रहे हैं कि ये रो वन है, रो टू है, रो थ्री है, तो हमें क्या देखना है, रो वन का मतलब है ये जीरोथ रो है,
रो टू का मतलब क्या है, बनत रो है, मतलब ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये रो जीरो है, ये रो वन है, ये रो टू, ये रो थ्री। सिमिलरली कॉलम को भी पहला कॉलम उसको क्या कहेंगे हम, रो कॉलम जीरो, एंड कॉलम जो वन टू होगा उसको कहेंगे कॉलम वन। तो मतलब कॉलम जीरो, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, ऐसे ऐसे करना है। तो उसका मतलब जो मैं ये लूप चला रहा हूँ एक तरीके से, जो टोटल रोज का चला रहा था वो अगर मान लो 5 रोज है तो कैसे चला था, 1 2 3 4 5 के लिए चल रहा था। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, वो अब जीरो बेस्ड करना है। तो अब कैसे चलेगा, वो जीरो से लेके 4 तक। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, रो की वैल्यू वन की जगह इधर कर दूंगा जीरो, और टोटल रोज में तो 5 ही है, लेकिन अब मेरे को चलाना 4 तक है, तो ये इक्वल टू का साइन हटा दूंगा। अब क्या होगा, अब ये लेस देन टोटल रोज है, मतलब अगर टोटल रोज में 5 है तो कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा, रो इक्वल टू जीरो के लिए चलेगा, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए और फोर के लिए, ठीक है, 5 के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। सिमिलरली कॉलम को भी क्या करूंगा मैं, वन की जगह जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा और ये इक्वल टू का साइन हटा दूंगा, ठीक है। इससे कुछ नहीं होगा, पहले की तरह ही हमारी शेप प्रिंट होगी, लेकिन इस बार हमें क्या जीरो बेस चाहिए थी, तो मैंने जीरो से स्टार्ट करा और इक्वल टू का साइन हटा दिया, ठीक है। तो ये था सिंपल सी चीज़। तो इससे क्या होगा, एनसीआर हम प्रिंट कर लेंगे। लेकिन भैया एनसीआर प्रिंट करने के लिए आप देखो एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब इसकी वैल्यू, मतलब कॉम्बिनेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे को फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना आना चाहिए। लेकिन वो हमने देख लिया अभी क्या होता है, सिंपली वन से लेके एन तक का प्रोडक्ट होता है जो नंबर का चाहिए होता है फैक्टोरियल। लेकिन भैया उसका कोड नहीं किया आज तक हमने। तो कोई नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो, फैक्टोरियल देख लेते हैं फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं कहूँ ये एक इंट एन नाम से वेरिएबल इनिशियलाइज करा है, इसमें रखा मैंने 5। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि 5 का फैक्टोरियल निकालो। तो अगर मैं कह रहा हूँ 5 का फैक्टोरियल निकालो तो उसका क्या मतलब है भैया, सिंपली इसका मतलब है कि अगर मैं लिख रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 में मल्टीप्लाई करो 4 का, उसमें मल्टीप्लाई करो 3 का, उसमें मल्टीप्लाई करो 2 का, उसमें मल्टीप्लाई करो 1 का। मतलब सिंपली 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट ले लो। तो कैसे करोगे भैया, सिंपली अब हमें पता है क्या, सिंपली लूप यूज करेंगे। तो हम क्या लेंगे, एक लेंगे आंसर नाम से वेरिएबल, उसमें क्या रखेंगे, 1 असाइन करेंगे, ठीक है। और सिंपली हमें प्रोडक्ट लेते चल रहा है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 1 का प्रोडक्ट ले लूंगा, वो क्या कर लूंगा अपने आंसर में डाल लूंगा। फिर उसके बाद जो आंसर आ गया उसको अपडेट किससे कर दूंगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरा आंसर बना है। फिर उसके बाद जो आंसर बनेगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, उसी आंसर में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 5 का कर दूंगा। तो सिंपली जैसे अब तक हम करते आए हैं कि अगर आप कहते हो सम ऑफ डिजिट्स निकालो, एक एक करके डिजिट का सम करते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं कि हम सिंपली फैक्टोरियल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, मेरे को कब से कब तक का फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लाई करना है, 1 से लेके करना है मेरे को मल्टीप्लाई कब तक, एन तक करना है, क्योंकि 1 टू एन तक का ही तो प्रोडक्ट होता है। तो मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, और सिंपली क्या कर दूंगा मैं, आंसर में कर दूंगा मैं आंसर इंटू आई। इससे क्या होगा, पहले आंसर में वन है, तो वन इंटू वन क्या होगा, वन होगा, आंसर में मेरा वन चला जाएगा। फिर उसके बाद जब आई इक्वल टू टू के लिए चलेगा तो आंसर में भी वन है, तो क्या होगा, वन इंटू टू होगा, तो फिर आंसर में अब क्या आ जाएगा, टू इंटू वन आ जाएगा। तो जब ये लूप थ्री के लिए चलेगा तो क्या होगा, आंसर में अभी टू इंटू वन है, उसमें क्या होगा, थ्री का मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगा आंसर में, ठीक है। तो सिंपली आपको पता ही है, अगर किसी चीज़ में वेरिएबल में कुछ ऑपरेशन करके उसी में असाइन करना हो तो उसका हमें क्या पता होता है, उसका शॉर्ट हैंड पता होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो सिंपली इसके बाद लूप रन करने के बाद अगर मैं आंसर को प्रिंट करूंगा तो मेरे को मेरा फैक्टोरियल मिल जाएगा। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, अच्छा इधर अभी इसको कमेंट कर दो क्योंकि ये आइडिया का ही वो होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको रन करते हैं तो देखो क्या आ गया, 5 का फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 120 होता है। तो देखो 120 प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर सिमिलरली अगर मैं 4 का देखूँ, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है भैया, 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब 24 होता है, तो 24 आना चाहिए। तो देखो 24 आ गया, बहुत बढ़िया भैया। चलो हमें ये भी आ गया, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भैया, सिंपली अब हमें फैक्टोरियल निकालना भी आ गया, अब हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, मतलब एनसीआर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्योंकि हमें यही तो प्रिंट करना है एनसीआर एक तरीके से, क्योंकि वैल्यूज क्या है, ये एनसीआर ही तो है। जो रो नंबर होगा वो एन हो गया, जो कॉलम नंबर हो गया वो क्या हो गया, आर हो गया, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में। तो एनसीआर की वैल्यू निकालनी है, और एनसीआर के लिए जरूरत पड़ती है फैक्टोरियल की, तो हमने फैक्टोरियल भी देख लिया। तो एक बार देख ले कॉम्बिनेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इस बार हमें क्या गिवन होगा, इस बार हमें दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, एक इंट एन और दूसरा एक आर वेरिएबल, ठीक है। एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स,
जिनमें से मेरे को क्या करने हैं, आर नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि जो एग्जांपल लिया था उधर 4 ड्राई फ्रूट्स थे, उनमें से मेरे को कोई भी 2 चूज़ करने थे, तो वो क्या लिखा था मैंने 4C2। ठीक है, तो n क्या हो गया, जैसे कि उसी को कंसीडर करें तो 4, और r क्या हो गया 2। तो इसका आंसर क्या आया था, 4C2 का 6 आया था। बस अब इसी का एक कोड लिखना है कि हमारा आंसर 6 कैसे आएगा। तो भैया वो भी पता है, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब मेरे को 3 फैक्टोरियल्स की रिक्वायरमेंट है, और अब हमने देख ही लिया कि फैक्टोरियल का कोड कैसे लिखते हैं। बहुत बढ़िया, तो मैं क्या करूँगा, सीधे उसी को कॉपी करूँगा। तो इधर लिखा मैंने n फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा मेरे n फैक्टोरियल का कोड। ठीक है, मतलब वही फैक्टोरियल वाला कोड लिखूंगा एज इट इज़, उसे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, उसका नीचे कोड लिख दूंगा, और इधर क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल का कोड आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा फैक्टोरियल n का कैलकुलेट करने के लिए, इधर n माइनस आर का, और इधर r का। ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सही है? मतलब एक ही पीस ऑफ कोड, मतलब वो क्या था हमारे केस में, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। ये एक छोटा सा कोड था, इतना सा कोड था, और ये मेरे को 3 बार यूज़ करना है अपना, इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, और इधर भी लिखना है। तो इसको क्या मैं बार बार लिखूंगा? जी नहीं भैया यार, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन होता है कि भैया इसका बना दो एक फंक्शन। अब भैया आपने तो हमें फंक्शन पढ़ाया है नहीं, बिल्कुल अभी नहीं पढ़ाया। लेकिन आपको मैं बताऊं, इसको तो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हमें रिजिड नहीं बनना। फंक्शन क्या होता है, सिंपली क्या होता है, कोड की जब भी मेरे को रीयूजेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब एक पीस ऑफ कोड है जिसको बार बार यूज करना है, तो उसको बार बार ना लिखते हुए एक सिंपल सा एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड, एक फंक्शन बना देते हैं, उसको कॉल करके बार बार यूज कर लेते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स आज ही देखते हैं। रिजिड नहीं बनना, मैं फ्लेक्सिबल बनना है, मतलब चीज कोई भी नहीं आती जाए उधर ही सीखते चलना है। ठीक है, ये नहीं कि स्पेशली भैया पढ़ाएंगे जब ही आएगा, अगर आज भैया यूज कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक कीवर्ड फंक्शन बनाने के लिए, सिंटेक्स है। उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड, उसके बाद अब देखो मैं फंक्शन बना रहा हूँ किसका, फैक्टोरियल का। तो मैं चाहता हूँ मैं उस फंक्शन को यूज करूँ, तो उसमें मैं कुछ दो इनपुट का मतलब मैं उसमें एक नंबर दूंगा, और वो क्या करूंगा, चाहूंगा कि भैया वो मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे दे। मतलब वो क्या करेगा, कुछ रिटर्न करेगा। तो वो कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट टाइप की। ठीक है, तो इसलिए लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट, और उसके बाद लिखते हैं फंक्शन का नाम। जैसे कि मेरे इस केस में मैंने लिखा फंक्शन का नाम फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल लिखा, और उसके अंदर अब क्या मैंने कहा था, एक इनपुट देते हैं, तो मैंने दिया एक एन इनपुट, और क्या किया, करली ब्रेसेस ओपन। अब इसके अंदर क्या करूंगा, सिंपली पता है जो हमारा ये कोड था, इसको करूंगा कॉपी, और इसको कर दूंगा इधर पेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, आंसर में मेरा फैक्टोरियल स्टोर है, मैं क्या चाहता हूँ, इस आंसर को फेंकना। मतलब अगर कोई इस फंक्शन को यूज करे तो उसको कुछ रिटर्न करूंगा ना, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा आंसर। ठीक है, मतलब एक तरीके से जब भी कोई कॉल करेगा फैक्टोरियल, उसमें कोई वैल्यू पास करेगा, तो सिंपली क्या होगा, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होके उसको मिल जाएगा। तो सिंपली अगर इधर मेरे को लिखना होता है ना, जैसे कि एन का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैंने जैसे लिखा कैपिटल एन में आ जाएगा मान लो एन का फैक्टोरियल। तो सिंपली अब मेरे को पता है क्या करना है, फैक्टोरियल लिखूंगा, और सिंपली क्या है, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा एन। इसका मतलब पता है क्या होगा, एन का फैक्टोरियल मतलब एन की वैल्यू 4 है, 4 का फैक्टोरियल ये कैलकुलेट करके लाएगा, और क्या कर देगा, एन में ही रिटर्न कर देगा आंसर। इधर आया फ्लो, इधर 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करा, और इधर कैलकुलेट करने के बाद ये कुछ नहीं, गलत खुल गया, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद इसने एन में रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया एन का फैक्टोरियल। सिंपली अगर मेरे को n माइनस आर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैंने लिखा इंट एन आर, एक वेरिएबल बना दिया। इसमें सिंपली मैं क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और अंदर क्या पास कर दूंगा, n माइनस आर, क्योंकि मेरे को n माइनस आर का फैक्टोरियल चाहिए, तो ये ला के दे देगा। सिंपली जब r का चाहिए तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, कैपिटल आर, एक वेरिएबल बना, और इसके मैं क्या लिख दूंगा, फैक्टोरियल आर। ये आर का फैक्टोरियल लाएगा और कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें सिंपली जो अपना फाइनल आंसर मतलब एनसीआर की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होती है भैया, एन फैक्टोरियल, मतलब वो क्या है, एन में है, एन डिवाइडेड बाय क्या होता है, एन का डिवाइड क्या करता हूँ, एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, और वो क्या है मेरा एन आर है। मतलब मेरे को क्या करना है, एन आर का मल्टीप्लाई करना है किसमें, आर का। ठीक है, ये हो गया सिंपली, मतलब क्या हो गया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। पहले ये कैलकुलेट करो फिर डिवाइड करो। तो अगर सिंपली अगर मैं प्रिंट करूंगा अब अपने आंसर को, तो देखो 6 प्रिंट होगा क्या, जी हाँ भैया 6 आ जाएगा। तो देखो 6 आ गया, प्यारा सा, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने इधर देखा ही था कि अब देखो जैसे कि 10 10 का मतलब क्या है, इधर इधर 10 का मतलब है ये क्या है, फिफ्थ रो है जीरो बेस्ड, और 3 क्या कॉलम है। तो अगर मैं 5C3 करूँ, मतलब एन की वैल्यू क्या दे दूँ, 5 दे दूँ, और आर की वैल्यू क्या दे दूँ, 3 दे दूँ, तो देखो 10 आना चाहिए, तो देखो 10 ही आएगा। तो देखो 10 आ गया।
बहुत बढ़िया। तो हमें आ गया अपना कॉम्बिनेशन का फंक्शन लिखना अभी। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनसीआर। बहुत बढ़िया। तो अब चले अपने पैटर्न पे। तो हमें करना क्या था, इधर हमें सिंपली क्या करना था, एनसीआर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी भैया। ठीक है, तो इधर भी अब क्या करेंगे, इधर क्या मैं बार बार कैलकुलेट करूंगा एनसीआर की वैल्यू, उसका कोड लिखूंगा क्या बार बार चलना चाहिए? एक तरीके से कोड कॉम्प्लेक्स भी तो हो जाएगा। तो सिंपली पता है इधर भी मैं क्या करूंगा, इधर फंक्शन यूज करूंगा। तो इधर क्या करूंगा पता है, मैंने जैसे भी फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया ना, एक में बना दूंगा कॉम्बिनेशन का फंक्शन। जैसे कि मुझे क्या देना है, सबसे पहले एन, एन का मतलब क्या हो गया, मेरी रो। ठीक है, उसके बाद क्या देना है, आर, आर का मतलब क्या हो गया, मेरा कॉलम। ठीक है, कॉल। तो सिंपली क्या होगा, ये एक अच्छा स्पेस सेपरेशन के लिए एक जो वैल्यू ला के देगा, उसके बाद स्पेस सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो सिंपली अब मैं क्या करूंगा, इधर जैसे मैंने पहले लिखा था, मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक कीवर्ड स्टैटिक, उसके बाद इसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी, जो एक कॉम्बिनेशन फंक्शन है, ये आखिरकार मुझे वैल्यू ला के दे रहा है, तो इंट, और क्या फंक्शन का नाम, और सिंपली क्या है, मैंने लिखा है इंट एन कॉमा इंट आर। अच्छा, इधर हमें ऑर्डर का ध्यान देना है। मैंने पहले एन लिखा है ना, तो जब मैं कॉल करूंगा तो जो पहला पैरामीटर दूंगा वो रो ही दूंगा, क्योंकि अब क्या है, एन वेरिएबल में मेरी जाएगी रो की वैल्यू और आर में जाएगी कॉलम की वैल्यू। ठीक है, और सिंपली जो मैंने लिखा था कॉम्बिनेशन वाला कोड, इसको करते हैं कॉपी, और क्या करते हैं, ये अपनी इसमें सिंपली पेस्ट। ठीक है, अच्छा देखो, एक चीज़ और, मैंने क्या बताया था, फंक्शन का हमेशा काम क्या होता है, कुछ रिटर्न करना। तो इस बार हम आंसर को प्रिंट नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, रिटर्न। और सिंपली अब करते हैं हम अपने इसको रन। तो क्या लग रहा है, एन इक्वल टू 5 लेते हैं, तो क्या लग रहा है वही पैटर्न आएगा, जी हाँ भैया बिल्कुल। तो देखते हैं, तो देखो वही पैटर्न प्रिंट हो गया, 1 1, फिर उसके बाद 1 2 1, फिर 1 3 3 1, तो 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ठीक है भैया, तो ये तो हो गया पैटर्न सॉल्व बिल्कुल इजीली। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बस सिंपली बस ऑब्जर्वेशन थी कि चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब इधर डिजिट कैसे प्रिंट हो रही है, कि वह पता चल गया। एनसीआर था, बस जो टाइम लगा मैं एनसीआर को सॉल्व करने में लगा। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर तुम इस कोड को देखो तो क्या अच्छा लग रहा है, मतलब एक छोटी सी, मतलब ये तुम्हें ये नहीं लग रहा है इसमें कितनी कैलकुलेशन हो रही होगी? ये एनसीआर हम प्रिंट कर रहे हैं बार बार हर वैल्यू में एनसीआर, और एक एनसीआर के लिए फैक्टोरियल का फंक्शन 3 बार कॉल करना पड़ता है। तो ये क्या अच्छी बात है, कॉम्बिनेशन निकालने के लिए मेरे को इतनी सारी कैलकुलेशन और इतना सारा इवेल्युएशन करना पड़ रहा है, कंप्यूट करनी पड़ रही है वैल्यूज? नहीं भैया, थोड़ा इसमें तो लगा हमें भी। तो आओ थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम। जो ये कॉम्बिनेशन निकाल लेना एनसीआर, इतने सारे फैक्टोरियल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल में अगर हम देखें तो पता है हमें इन सब की नीड भी नहीं है। कैसे भैया, चलो आप देखते हैं। बस कुछ नहीं, थोड़ी सी मैथ्स, अगर आपको पता हो, आपने अच्छे से 11 12 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होता, तो आप बिल्कुल समझ जाते हैं हाँ भैया आप क्या कहना चाह रहे हो, कैसे ऑप्टिमाइज होगा। देखो सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हें गिवन है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे करेंगे? भैया कुछ नहीं, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा पूरा 7 फैक्टोरियल, मान लो वो एक्स आ गया, फिर उस पर डिवाइड किसका कर दूंगा, 5 फैक्टोरियल, मान लो वो वाई था, तो मतलब क्या कर दूंगा, एक्स डिवाइड बाय वाई कर दूंगा। तो मैं कहूंगा तुम यार पागल हो, तुम लल्लू हो, इतना सारा कैलकुलेट क्यों करना? 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल? भैया ये कैसे लिख दिया? अरे 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है तुम्हारा 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट। ठीक है, तो मान लो 6 फैक्टोरियल, उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, जी हाँ भैया। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे और कर सकता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। जी हाँ भैया समझ गए, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई हो गया, और 6 इंटू 7 कर दिया। ठीक है, और डिवाइड में 5 फैक्टोरियल है ये। तो सिंपली पता है 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 7 5 जा 35, 7 6 जा होता है 42, तो ये हमारा आ गया। अब देखो बताओ, अगर हम पहले सोचते लल्लू की तरह करते, तो क्या कितना हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, पहले 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते, वो बड़ा सा नंबर आता, फिर 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करते, वो बड़ा सा आता, फिर डिवाइड करते, टाइम लगता, और सिंपली अब क्या हुआ, 2 सेकंड में आंसर निकल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखो अब दिखाता हूँ मैं कॉम्बिनेशन को कैसे इजीली ऑप्टिमाइज तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो अगर तुम्हें निकालना है 7C3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया सिंपली 7 फैक्टोरियल निकालो डिवाइडेड बाय 7 - 3, 4 फैक्टोरियल निकालो, उसका मल्टीप्लाई करो 3 फैक्टोरियल में। ठीक है, अच्छा अभी मैंने क्या बताया, ये कैसे कट जाते हैं, बताया भैया 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ ये इतना सा रह जाएगा, कितना सा, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना सा रह जाएगा।
अब पता है मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ इससे आप सीधे डायरेक्टली लिख सकते हो। ये कैसे भैया, देखो अगले में देखते हैं। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले डिवाइड में तो देखो जो लिख रहा है उसका 1 से लेके 2 तक मल्टीप्लाई लिख ही देते हैं, मतलब 2 इंटू 1 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये 4 है ना, इसको हमें डिक्रीज करते हुए मल्टीप्लाई पता है कितनी बार करना है, जितना ये वैल्यू है आर की, मतलब जैसे इधर 2 है तो 2 बार लिखना है डिक्रीज करते हुए, मतलब 4 इंटू 3, बस सिंपली यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये कैसे भैया, देखो दिखाता हूँ इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 4c2 की 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जी हाँ भैया बिल्कुल। और इसको क्या लिखूंगा मैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड में तो 2 फैक्टोरियल है ही है, एक उससे ही कट गया, ये क्या आया सिंपली 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 आ गया। देखो मैंने यही डायरेक्टली लिखवा दिया था, है कि नहीं। सिमिलरली देखो इसमें और देख लो एक बार और अच्छा लगेगा कि इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं भैया, डायरेक्टली देखो ऊपर हमें उतनी बार मल्टीप्लाई करना है कम करते हुए जितनी नीचे ये आर की वैल्यू है, मतलब इधर 3 था तो सिंपली लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। ये एक तरीका अगर आपको ध्यान हो तो 11th में हम ऐसी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते थे कॉम्बिनेशन जब हमें निकालना होता था एग्जाम्स में। और देखो अगर लेंदी तरीके से जाते तो कैसे करते, हम लिखते 8 फैक्टोरियल कैलकुलेट करते, फिर क्या करते 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करते तो यही आता कैसे भैया, इसको क्या लिखते 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, हमारा क्या आ गया, सिंपली वही आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर पता है ये होता, अगर 10c2 की वैल्यू अगर हम जैसे अभी पहले कर रहे थे, हमें कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, अभी हमने देखा अपने पास्कल ट्रायंगल क्वेश्चन में कि पहले निकाल रहा था 10 फैक्टोरियल की वैल्यू, फिर निकाल रहा था 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे हम 2 फैक्टोरियल का, फिर डिवाइड कर रहे थे, लगा टाइम। और इसके सिवाय अब हम सीधे डायरेक्टली क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे 10 इंटू 9 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 इंटू 1, बस अब इतना सा करेंगे तो हमें अब इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, फैक्टोरियल का कोड यूज़ करना पड़ेगा और हमारा टाइम भी सेव होगा। तो अब देखते हैं ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो बहुत आसान, इधर देखते हैं भैया इसका कोड कैसे करेंगे। सिंपली मान के चलो, देखो जैसे कि 8c3 था, इसके लिए मेरे को क्या करना है भैया, डिवाइड में तो मेरे को 1 से लेके 3 तक मल्टीप्लाई करना ही है, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 तो करना ही है। और ऊपर क्या करना है मेरे को, एक एक कम करते हुए, जैसे 3 था तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 8 इंटू 7 इंटू 6 ये करना है। तो अगर देखा जाए मतलब आर की वैल्यू इधर कितनी है 3 है, और एन की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है भैया बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 1 से लेके 3 तक तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक लूप तो लगेगा। तो सबसे पहला मुझे पता चल गया कि मैं एक लूप चलाऊंगा आई वेरिएबल का, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके चलाऊंगा आर की वैल्यू तक, ठीक है। और जो मेरा ये आंसर होगा उसमें क्या करता जाऊंगा, मैं डिवाइड करता जाऊंगा, किससे, आई वैल्यू से, क्योंकि मेरे को डिवीजन में चाहिए ना, पहले 1 चाहिए, फिर उसके बाद 2 चाहिए, फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये सही है। लेकिन भैया मल्टीप्लाई में बताओ, मल्टीप्लाई में कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल, ध्यान से देखो, मेरे को पता है कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, इसी लूप में काम हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आंसर में किसका, ये मल्टीप्लाई कर दूं n प्लस वन माइनस आई का, तो यही हो जाएगा, मतलब भैया n प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, n प्लस वन की वैल्यू होगी भैया 9। तो देखो जब ये 1 के लिए लूप चलेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ 9 - 1, तो 9 - 1 का मतलब क्या होता है 8 होता है, 8 का मल्टीप्लाई हो गया एक तरीके से। उसके बाद जब ये लूप चलेगा i इक्वल टू 2 के लिए तो क्या होगा 9 - 2, 9 - 2 का मतलब 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, और देखो 7 का ही हो रहा था बिल्कुल, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 2 से ही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ये हो जाएगा। और उसके बाद देखो जब i इक्वल टू 3 के लिए लूप चलेगा, तो 3 के लिए लूप चलेगा तो मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 9 - 3 का, 9 - 3 का मतलब ये 6, तो देखो 6 का मल्टीप्लाई हो गया पहले, और फिर डिवाइड किसका हो गया आई का मतलब 3 का डिवाइड हो गया, तो देखो यही मेरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। बस एक ही लूप में मेरे को ना फैक्टोरियल 3 बार निकालना पड़ा, ना उनका मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, सिंपली क्या है एक ही लूप में जैसे फैक्टोरियल निकल रहा था एक ही लूप में मेरे कॉम्बिनेशन का आंसर निकल गया। तो ये पता है क्या है, ये होता है ऑप्टिमाइज तरीका किसका, कॉम्बिनेशन निकालने का, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन किया है कि कॉम्बिनेशन को कैसे ऑप्टिमाइज तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं इधर कमेंट कि अब ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरीके से मैं इसका भी एक फंक्शन बना देता हूँ, जैसे कि इसको करता हूँ मैं इधर से क्या, इसको करा मैंने कट और एक फंक्शन बना दिया, कैसे कि एक तरीके से हमने प्रिंट किया कॉम्बिनेशन 1 नाम से फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर मैंने दिया n, ये 1 इसलिए दिया क्योंकि अब जो ऑप्टिमाइज तरीका लिखेंगे वो क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, फंक्शन का नाम देंगे, तो मैंने कॉल किया इधर
कॉम्बिनेशन 2, और इसके अंदर भी क्या देंगे, n कॉमा आर। ठीक है, तो अब हमें ये देना है। तो सबसे पहले अब मेरे को फंक्शन बनाना था, सबसे पहले कॉम्बिनेशन 1 ही लिख देते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक इंट कॉम्बिनेशन 1 पहले लिख रहे हैं। इसके अंदर क्या देना है हमें, एक तो n देना है और एक r देना है। ठीक है, अच्छा, और इसका कोड जो भी मैंने करा था कॉपी कट, उसको कर देते सिंपली पेस्ट। तो इधर n चला जाएगा, n माइनस आर, और क्या होगा, सिंपली ये हमारा इधर रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा जो बहुत गंदा तरीका था कॉम्बिनेशन निकालने का। अब लिखते हैं ऑप्टिमाइज तरीका। तो उसके लिए मैंने लिखा एक और फंक्शन, क्या, पब्लिक स्टैटिक इंट कॉम्बिनेशन 2। इसमें भी हमें क्या मिल रहा होगा, एक n वेरिएबल और एक r वेरिएबल। ठीक है, अभी हमने जो देखा कि इसका कोड कैसे करेंगे, सिंपली भैया एक लूप चलाना है 1 से लेके r तक। ठीक है, और आंसर में n+1 माइनस आई का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे आई का, क्योंकि हमने देख लिया कैसे निकालते कॉम्बिनेशन। तो सिंपली मैंने एक बनाया आंसर नाम का वेरिएबल, जिसमें मैंने 1 असाइन करा। जीरो क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो का, अगर अगर जीरो से असाइन करूंगा तो जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करता रहूंगा हमेशा जीरो आएगा। तो इसलिए असाइन किससे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 से। ठीक है, तो लिखा मैंने इंट आंसर इक्वल टू 1, और चलाया मैंने एक लूप, कहाँ से कहाँ तक चलाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आर, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में तो 1 से लेके आर तक का मल्टीप्लाई करना ही था। देखो मतलब 1 2 3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना था ना, तो इसलिए 1 से लेके आर तक का चलाया। अच्छा, इसी से ही मेरा मल्टीप्लाई वाला भी सॉल्व हो जाता है जो न्यूमरेटर में करता हूँ। कैसे, उसमें मैं मल्टीप्लाई किसका कर देता हूँ, सिंपली जो मेरा n+1 था उसमें से माइनस कर देता हूँ मैं आई को, उससे मल्टीप्लाई करता हूँ, और डिवाइड किससे करता हूँ अपने आंसर को, सिंपली डिवाइड करता हूँ अपने आई से। ठीक है, तो अब देखें इसको रन करके, और सिंपली लूप खत्म होने के बाद रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ठीक है, तो अब जैसे कि ये 5 और 3, मतलब 5C3 के लिए आंसर क्या आ रहा था, अभी हमने देखा था 5C3 के लिए, 5C3 के लिए आंसर आ रहा था भैया हमारा 10। तो अब देखते हैं अब 10 आएगा क्या। इसको करा मैंने रन, तो देखो 10 आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर इधर मैं सिंपली लिखता हूँ 4C2, आर की वैल्यू 2 है ना, तो इसके लिए 6 आना चाहिए। तो देखो 6 आ रहा है क्या, जी हाँ भैया बिल्कुल 6 आ रहा है। अब देखो ये देखो कॉम्बिनेशन 2, मतलब जो ऑप्टिमाइज्ड वाला कोड है हमारा वो रन हो रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन 2 मतलब देखो एक इतने से फंक्शन में मैंने अपना पूरा कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर दिया है कि नहीं, बढ़िया। अब मेरे को इतना सारा कोड करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको करूँगा इधर से कॉपी, और जो ये मेरा ये पास्कल ट्राइंगल था, अब मैं इसको इधर कॉम्बिनेशन 2 कॉल करूँगा, कॉम्बिनेशन 1 से मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, क्योंकि 1 हमने देख लिया बहुत गंदा तरीका था 1 से कैलकुलेट करने के लिए। तो ठीक है, अब देखो अब रन करते हैं एक बार, वही सेम आंसर आना चाहिए। n=5 के लिए मैंने रन करा, तो देखो वही सेम आंसर आ रहा है, 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 6 4 1। बहुत बढ़िया भैया। तो ये देख लिया हमने अपने पास्कल्स ट्रायंगल को करने के दो तरीके। एक देखिए हमने अप्रोच 1, जो जिस क्या था, जिस पे बहुत टाइम लग रहा था हमें कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टोरियल्स निकालने पड़ रहे थे। उसके बाद हमने उसे देखा ऑप्टिमाइज करके अप्रोच 2, जिसमें अपने अपने जो कॉम्बिनेशन फंक्शन था उसे ऑप्टिमाइज किया कि कैसे बिना इतने सारे फैक्टोरियल्स निकाले कैसे कॉम्बिनेशन निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, अब बात करते हैं अपने अप्रोच 3 की। मेरे को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, कि एक तरीके से मेरे को कितनी बार, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट करने उतनी बार ये फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है। भैया क्या मानोगे, एक लाइन में कोड करा के मानोगे क्या। जी हाँ यार, जितनी चीज़ें ऑप्टिमाइज, देखो इंटरव्यू में हमें ऐसे ही चलना है, ये नहीं कि सीधे ऑप्टिमाइज बता दिया। चीज़ों को देखो कैसे, वो थॉट प्रोसेस, वो इंट्यूशन बिल्ड कैसे करना है, देखा मतलब फैक्टोरियल क्या होता है, फिर धीरे धीरे देखो उससे एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से कैसे ऑप्टिमाइजेशन की तरह वो मूव करते हैं, हमने देखा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर देखूं मैं अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर मैं ये कंसीडर करूं, मैंने देखो इधर ये लिख रखा है ये 3 है, इसको अगर मैं कहता हूं NCR। ठीक है, अगर मैं इसको NCR कह रहा हूं, तो जो ये नेक्स्ट वैल्यू है, जो ये नेक्स्ट 3 है, ये एक तरीके से क्या है, NCR+1 है, क्योंकि मेरी जो रो की वैल्यू है वो तो सेम ही है, 0 1 2 3। ठीक है, वो तो सेम ही थी। और इधर बात करूं तो कॉलम की वैल्यू बस चेंज हुई एक तरीके से। ये क्या थी, ये थी मेरी क्या कहते हैं, ये थी मेरी 3C1, और ये वाली वैल्यू क्या थी मेरी, ये थी 3C2। तो कुछ ऐसा रिलेशन होता है क्या, हमने क्योंकि याद आ रहा है हमने 11th में पढ़ा था कि NCR और NCR+1 के बीच में कुछ रिलेशन होता है, देखो मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, अब आप कहोगे भैया यार ये तो एक तरीके से फॉर्मूला याद करने वाली चीज़ हो जाएगी, चलो आपने आज ये वीडियो में बता दिया हमें याद हो जाएगा, लेकिन फिर क्या करेंगे, आप तो कहते थे कोई चीज़ याद नहीं करनी।
तो यार देखो, तुम्हें टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ये तो रिलेशन मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं याद कि क्या होता है। बस हाँ, इतना पता है इनके बीच में रिलेशन होता है। तो जब भी नीड पड़ती है ना, मैं तुरंत डिराइव कर लेता हूँ 2 सेकंड में। भैया कैसे डिराइव कर लेते हो? देखो आओ, मैं आपसे भी कहूंगा कि देखो कुछ याद नहीं रखना, हमें सिर्फ डिराइव करना आना चाहिए। अगर डिराइव करना आता है तो रिलेशन से मतलब नहीं है, 2 सेकंड में निकाल देंगे जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी हमें नीड पड़ेगी। तो देखो किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है एनसीआर। एनसीआर की वैल्यू क्या होती है भैया? हमें पता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होती है भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एन सी आर प्लस वन की वैल्यू क्या होती है? क्योंकि इन दोनों के बीच में निकालना है, इसकी वैल्यू होती है भैया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। आर का मतलब जो ये नीचे होता है, लेकिन इसमें आर प्लस वन है, तो मेरे को देखो साइन का ध्यान रखना है, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, इसका होल का फैक्टोरियल निकालना है इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल। समझ गए? क्योंकि इधर मैंने ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा क्यों लगाया? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, जब ये खोलूंगा अंदर वाला तो साइन चेंज होगा। ठीक है। तो ये मान लो ये है आपकी इक्वेशन वन और ये है आपकी इक्वेशन टू। ठीक है। अब मैं करता हूँ इक्वेशन वन को डिवाइड इक्वेशन टू से, तो क्या होगा? तो देखो एन सी आर डिवाइडेड बाय, मैंने लिखा एन सी आर प्लस वन। तो ये हो गया एलएचएस। राइट हैंड साइड क्या होगा? सबसे पहले न्यूमरेटर में देखो, जब हमारा ये ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज होती थी तो उसको कैसे लिखते थे डिवाइड करते टाइम? इतनी तो मैथ्स याद है भैया। सबसे पहले न्यूमरेटर वाली वैल्यू लिख देंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और उसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते थे रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर का, तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा एन माइनस, अच्छा अब ये ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो एन माइनस आर, और अंदर प्लस का साइन भी क्या हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस था, इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है। और डिवाइड में तो हमारा क्या है? एन फैक्टोरियल है ही है। तो देखो सबसे पहले एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है। और देखो और क्या कैंसिल हो रहा है। देखो जैसे अभी हमने देखा था 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, देखो वैसे ही हो रहा है क्या? इधर है मेरा एन माइनस आर फैक्टोरियल और इधर है एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब ये बड़ा है ये कम है, ये क्या है? एक कम हो गया इसमें से। तो सिंपली मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज लेके रहने दिया। और डिवाइड में मैंने क्या कर दिया? एन माइनस आर को बाहर निकाला और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? एन माइनस आर माइनस वन के फैक्टोरियल से, क्योंकि एक तरीके से 7 का फैक्टोरियल क्या होता है? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये इंटू एक कम का फैक्टोरियल, तो देखो इससे ये कट गया। अच्छा, ये तो बाकी टर्म्स है, बाकी टर्म्स भी तो देखो मल्टीप्लाई में, देखो सिमिलरली ऊपर आर प्लस वन है नीचे आर है, तो इसको अगर मैं ऊपर से आर प्लस वन कॉमन निकाल लूँ तो मैंने क्या करा? आर प्लस वन निकाला और बाहर क्या रह गया? आर का फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में तो आर फैक्टोरियल है ही है इधर, तो देखो सिमिलरली आर फैक्टोरियल भी कट गया, तो हमारे पास सिंपली क्या बच गया? ऊपर बच गया हमारा आर प्लस वन और नीचे क्या बच गया हमारा? सिर्फ एन माइनस आर। ठीक है। तो एक तरीके से मेरी एन सी आर प्लस वन की वैल्यू क्या हो गई भैया? ये डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये सीधा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब एन माइनस आर ऊपर आ गया, आर प्लस वन नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई में तो इधर है ही है एन सी आर। ठीक है। तो देखो यही रिलेशन था जो जिसकी हम बात कर रहे थे। तो देखो अगर बात करें हमें ये डिराइव करने में कितना टाइम लगा? भैया बस 2 मिनट ही लगे, ये तो आपको समझाने में टाइम लग गया। तो देखे यही रिलेशन था, एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन माइनस आर। अरे भैया आपने इधर गलत लिख दिया, देखा? अगर देखो मैं याद करता तो ऐसे ही गलती कर दिया, तो देखो जैसे इधर लिखने में गलती कर दी, लेकिन अब देखो मैंने डिराइव करा तो मेरे को एक्चुअल पता चल गया। न्यूमरेटर में एन माइनस आर, डिनोमिनेटर में आर प्लस वन, और इनटू मल्टीप्लाई कर दिया एन सी आर का। ठीक है। अब इससे पता है क्या होगा? अब देखो एक बार जब मेरे को पता होगी, क्योंकि देखो हर कॉलम की मेरे को इनिशियल वैल्यू तो पता होगी, वन होती है। ठीक है। तो वन मेरे को पता है, तो अगली बार जब मेरे को वैल्यू प्रिंट करनी है थ्री, तो मैं वन के बेसिस पे ही थ्री निकाल दूंगा, मतलब मेरे को वन पता है, वन से ही मैं थ्री निकाल दूंगा। जब थ्री प्रिंट हो जाएगी, थ्री से ही मैं अगला थ्री निकाल दूंगा, जब थ्री प्रिंट हो जाएगा थ्री से ही मैं अगला वन निकाल दूंगा। देख रहे हो? अच्छा भैया बता भी दो कैसे आ रहा है। देखो जैसे कि देखते हैं इस थ्री से वन कैसे आता है। देखो जैसे कि थ्री है तो इसका मतलब मेरी एनसीआर की वैल्यू क्या है? थ्री है, तो ये क्या हो गया? थ्री इंटू, इसमें इंटू किसका होता है? एन माइनस आर। अब देखो इधर एन क्या है? एन की वैल्यू है हमारी थ्री, और आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू इधर हमारी टू, क्योंकि देखो सेकंड कॉलम है ना, इसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो एक आर की वैल्यू क्या है? टू। ठीक है। और डिवाइड बाय आर प्लस वन, आर की वैल्यू क्या है भैया? टू। टू प्लस वन कितना होता है? टू प्लस वन भैया थ्री होता है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करूंगा, थ्री से थ्री कट गया, थ्री माइनस टू वन आ जाएगा। देखा? वन से हमारा थ्री निकल ही आया, थ्री से हमारा दूसरा थ्री, और थ्री से हमारा फिर वन निकल ही आया। तो अब इसी का ही कोड करें,
चलिए चलते हैं अपने आईडी पर। तो देखो सिंपली अब मेरे को क्या है, कोई फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा, कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ नहीं। सिंपली जब मैं डिजिट्स प्रिंट कर रहा हूँ इधर लूप में, तो देखो इधर ही मैं पहले क्या करता था, एक वेरिएबल बनाता था वैल्यू नाम से, और उसको क्या इनिशियलाइज करता था 1 से, क्योंकि मेरी पहली वैल्यू 1 प्रिंट होनी है। देखा जाए तो देखो पहली हर रो में वैल्यू 1 प्रिंट होनी है ना। तो मैंने क्या करा, सिंपली सबसे पहले तो वैल्यू को अपनी प्रिंट कर दिया एक स्पेस दे के, ठीक है। उसके बाद जैसे पहले क्या करता था मैं, मेरे को वैल्यू कभी इंक्रीज करनी होती थी, डिक्रीज करनी होती थी। इस बार थोड़ा कुछ अलग ऑपरेशन करना है, तो इस बार मेरी अगली वैल्यू क्या बनेगी, क्या रिलेशन निकाला, एन माइनस आर। एन का मतलब था मेरी रो, तो मतलब रो माइनस आर। आर का मतलब इधर कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई किस में करो, इसका मल्टीप्लाई करो भैया एनसीआर में, मतलब इसका मल्टीप्लाई करा मैंने पुरानी वैल्यू में, मतलब वेल, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वेल तो मेरी पुरानी वाली है ये ना। और उसमें मल्टीप्लाई नहीं, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसका, आर प्लस वन का। आर प्लस वन का मतलब भैया कॉल प्लस वन। तो अब डिवाइड करा हमने कॉल प्लस वन का, ठीक है। अब इसको रन करें एक बार, तो क्या लग रहा है, आंसर प्रिंट होगा एक बार में। जी हाँ भैया, लग तो रहा है। तो देखो एक बार में प्रिंट होगा, मस्त 5 के लिए डाला। तो क्या हुआ, अच्छा भैया आप एल एन दे दिया आपने, कोई बात नहीं, छोटी सी गलती। छोटी सी गलती नहीं भैया, बहुत बड़ा पाप था। तो देखो 5 के लिए वही प्रिंट हो गया, पहली रो में 1, फिर अगली रो में 1 1, फिर 1 2 1 1 3 1 1 4 6 4 1। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करा आपने, कुछ नहीं करा, ना कोई कॉम्बिनेशन ना कोई फैक्टोरियल, सिंपली अपनी ऑब्जर्वेशन यूज करी कि कैसे एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन ये भी हम जब कब कर पाए, जब हमें पता था भैया कि इधर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। तो अगर हमें अप्रोच 1 पता थी तो हम क्या कर पाए, अप्रोच 2 यूज कर पाए। जब अप्रोच 2 पता थी तो हम क्या कर पाए, अप्रोच 3 यूज कर पाए, जो कि ये थी हमारी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटिंग एनी फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पास्कल्स ट्राइंगल का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा, हमने इसको मल्टीपल अप्रोचेस से करा। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सीखा फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं विदाउट यूजिंग फैक्टोरियल, उसका ऑप्टिमाइज तरीका सीखा हमने, ठीक है। तो भैया आप ये तो बताओ, आपने इधर तो करा दिया, लीड कोड पे क्यों नहीं सॉल्व करा रहे, और कोई होमवर्क क्वेश्चन भी लाए हो? नहीं, आज मैं आपके लिए होमवर्क नहीं लाया। आपका पता है आज होमवर्क क्या है? आपका आज होमवर्क है, नोट डाउन करो अच्छे से। कॉपी खोलो, देखो खोली नहीं अभी, खोलो कॉपी, नोट डाउन करो। सबसे पहले आपको पढ़ना है फंक्शन के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ना है एरे लिस्ट के बारे में। ये क्या भैया, एरे लिस्ट क्या होता है, मैंने क्यों कहा ऐसा, इसलिए कहा एरे लिस्ट मैंने, क्योंकि जो ये लीड कोड पे आपका क्वेश्चन है पास्कल्स ट्राइंगल, इस पे जाओगे, देखो ये रहा, मैंने इधर आपके लिए लाया भी हूँ पास्कल्स ट्राइंगल। इधर क्या है, इधर देखो फंक्शन कह रहा है, वो देगा इंट एन, जैसे कि उसने 5 दिया तो देखो वही प्रिंट हो रहा है, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1। लेकिन इस बार हमें प्रिंट नहीं करना है, इस बार हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर एक रिटर्न करना है, मतलब एक एरे लिस्ट होती है। तो ये आपको देखना है भैया कि हर चीज़ यार बिल्कुल ये थोड़ी ना स्पून फीडिंग नहीं, कि मैं बिल्कुल बताऊंगा जब ही पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं, रिजिड नहीं बनना, फ्लेक्सिबल, कि देखो थोड़ा एरे लिस्ट के बारे में पढ़ो। जैसे इधर हम प्रिंट कर रहे थे ना वैल्यू, उधर वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, एक लिस्ट बना के उसमें वैल्यू ऐड करनी है, बस सिंपल सा। तो आपका ये होमवर्क है, आप देखोगे एरे लिस्ट को यूज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, बस सिंपल सा फंक्शन है कि एरे लिस्ट डिफाइन करी, उसके बाद एल डॉट एड मेथड होता है जिससे ऐड हो जाता है। बस यही है, देखो मैंने बता भी दिया, ठीक है। तो देखना है कैसे ये करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, पास्कल्स ट्राइंगल सेकंड। ये देखो इधर भी आपको मिल जाएगा, इधर सिमिलर क्वेश्चंस में जाएंगे, पास्कल्स ट्राइंगल सेकंड। इसमें पता है कुछ नहीं करना, जैसे हम पहले पूरी उसके लिए प्रिंट कर रहे थे ना, कि एक एन गिवन था तो उतनी रोज प्रिंट करनी थी। अब इस बार आपको रो नंबर गिवन होगा, आपको बस इस पर्टिकुलर के लिए प्रिंट करना है। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं है, सेम, बस ये बार बार नहीं करना है, एक ही बार ये लूप रन करना है, ठीक है। तो ये है आज आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो अच्छे से करना होमवर्क, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया हमने होमवर्क कर लिया। तो इधर एंड करते हैं हमारी पैटर्न सीरीज। तो इस पैटर्न सीरीज में हमने कवर करे अब तक 30+ पैटर्न्स। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक एक पैटर्न हमने खुद लिखा था, हमारे नमन भैया ने खुद लिखा था समझाने के लिए। और क्या, उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया जिस तरीके से बिना कोई फॉर्मूला रिलेशन बताए, भाई अब ये मत कहो भी तो यूज हो गया, क्योंकि इधर ये पास्कल्स ट्रायंगल तो होता है कॉम्बिनेशन से, इधर ये नहीं कह सकते कि फॉर्मूला रिलेशन। फॉर्मूला रिलेशन का मतलब है जो आप पहले करते थे कि अगर एक रो में 4 स्टार्स प्रिंट करने हैं तो कैसे पता करें, तो वो वाली चीज, ठीक है। तो कैसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस पैटर्न सॉल्व करते हैं, कैसे मिररिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिररिंग, सिमेट्रिक पैटर्न्स में कैसे वर्टिकल मिररिंग, हमने ये सब चीजें देखी। तो जितना हमने इस पैटर्न सीरीज में कवर करा,
मेरे ख्याल से इतना अब तक किसी ने नहीं कवर करा होगा, इतने इन डेप्थ, इतने डिटेल, इतनी एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी के साथ। तो अगर लगा हो कि भैया सच में मजा आ गया पैटर्न्स में, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और आज मैं दिल से चाहता हूँ यार, एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना जिसने भी ये पैटर्न सीरीज पूरी फॉलो करी हो, पूरी देखी हो, डे 1 से लेके डे 4, 4 वीडियोस इसमें हमने कवर करी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और ये इधर इंटरव्यू क्वेश्चन। तो अगर लगा हो कि भैया सच में आपने तो तहलका मचा दिया, तो कमेंट जरूर करना कि भैया सच में बिल्कुल मजा आ गया, आपने जो कहा था इंट्रो में कि एक नेक्स्ट लेवल पेड क्वालिटी कंटेंट होगा, बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल वैसे ही चीजें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट बैठक में। लेकिन हाँ, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज, ये सारे कोड्स एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे गिटहब पेज पे, डीएसए की बैठक रेपो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल इसी जोश और एनर्जी के साथ एंड इसी स्माइल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।